So, people, I welcome you all. I welcome you all to the amazing lecture of Companies Act 2013. Another important chapter, very simple chapter, and very scoring chapter. इस चैप्टर का वेटेज तुम्हारे एग्जाम्स में अराउंड 21 मार्क्स का है। देखो, बहुत अच्छा वेटेज है। और ये चैप्टर ना बेटा काफी सिंपल है, बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड एज कंपेयर टू सोगा। देखो, इंस्टीट्यूट क्या करती है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स और सोगा से ना थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछती है, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन पूछती है। लेकिन कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन ना एज सच बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, मॉडरेट लेवल के आते यूजुअली। अगर आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो आप इस चैप्टर में बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। आपको आसानी से सारे इसके क्वेश्चन जम जाएंगे अगर आपके 100% कंसेप्ट क्लियर है तो। उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, पूरा कंपनीज एक्ट मॉड्यूल से पढ़ने वाले हैं, 100% कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, एवरी इंपॉर्टेंट लाइन को समझने वाले हैं, कुछ भी स्किप नहीं करने वाले। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि अपन हर चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार ना पूरे लेक्चर को अच्छे से देख के निकालो। अगर पूरे लेक्चर को अच्छे से देखोगे तो तुम्हारे 100% कंसेप्ट क्लियर होंगे। तुमको क्या करना है, सबसे पहली बात तो लेक्चर को अच्छे से देखना है ताकि तुम्हारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से हो जाए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मैं दो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। फर्स्ट विल बी कीवर्ड की पीडीएफ। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने पूरा लेक्चर देख लिया, अच्छे से पूरा लेक्चर देख लिया, तो आपको क्या करना है, वो जो कीवर्ड्स है उसको लर्न करके निकालना है, पूरी पीडीएफ को बाय हार्ट लर्न करके निकालना है। वो पीडीएफ अराउंड 20 पेजेस की रहेगी। तो देखो, वो लेंदी है, 20 पेजेस इज नॉट वेरी स्मॉल, उसको लर्न करना इज नॉट इजी, आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसको बार बार लर्न करना है। ऐसे डेट फिक्स रखो कि यार हर 15 डेज में हमको उस पीडीएफ को रीड करके निकालना है, लर्न करके निकालना है। तो बाय हार्ट सारे कीवर्ड्स को लर्न करके निकालो। आपके जो कीवर्ड्स है इतने बाय हार्ट लर्न होने चाहिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन देखोगे, एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सब्सिडरी और होल्डिंग का क्वेश्चन है, आपको तुरंत कीवर्ड्स याद आने चाहिए, इतने अच्छे से आपके सारे कीवर्ड्स लर्न होने चाहिए। और जो मैंने पीडीएफ बनाया है ना, कीवर्ड की पीडीएफ, उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर है। मैंने रेफरेंस लिया है आरटीपी, एमटीपी, पास्ट क्वेश्चन पेपर, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उसमें कवर है। आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाएगा। आपको थर्ड स्टेप क्या फॉलो करनी है, मैं क्वेश्चन बैंक भी डालने वाली हूँ फॉर कंपनीज एक्ट। उसमें 45 to 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने हर एक टॉपिक को उसमें कवर किया है। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करके निकालना है। consistently every day you have to do a writing practice of 2 to 3 questions। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करोगे, आपने पूरी वो पीडीएफ कर लिया, मतलब 45 to 50 क्वेश्चंस कर लिया, आप हर 15 डेज में कीवर्ड को रिवाइज कर रहे हो, आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बार बार कीवर्ड्स को रिवाइज कर रहे हो और डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये स्टेप्स को फॉलो करो, जरूर आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। आप सिर्फ पास नहीं होगे लॉ में, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा अगर कंसिस्टेंटली हर चीज को फॉलो किया तो। सो पीपल, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं कंपनीज एक्ट से। अभी कंपनीज एक्ट में 3 पार्ट्स में मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है, एक पार्ट में नहीं, 3 पार्ट में मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो तीनों पार्ट अच्छे से देखना, कुछ भी स्किप मत करना, पूरे वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना। आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है और आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी लेवल पे क्लियर होने वाले हैं, इस चीज की श्योरिटी मैं तुमको देती हूँ। सो पीपल, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, इंट्रोडक्शन में काफी बेसिक सी चीजें दी है। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और जो एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट है, एज सच इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछती, लेकिन तुम्हारा बेस क्लियर होना चाहिए। जब बेस समझ में आएगा, बेसिक समझ में आएगा, तो आगे की हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए अच्छे से हर चीज को सुन के लो, लेकिन तुमको ये लर्न नहीं करना है, ठीक है। अभी समझना, देखो, कंपनीज एक्ट बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले पहले कोई एक्ट था क्या? हाँ था। पहले था कंपनीज एक्ट 1956, पहले था कंपनीज एक्ट 1956। फिर बाद में क्या हुआ, 1991 में मनमोहन सिंह जी ने लाया एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म था। आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा रहेगा 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर है, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोल के, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या था ग्लोबलाइजेशन में, थोड़ा याद करने का ट्राई करो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था जो बाहर के कंट्रीज के लोग थे, जो पीपल थे, वो इंडिया में आने लग गए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस बहुत ग्रो हो रहा था।
तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे बाहर के कंट्रीज के लोग इंडिया में आने लग गए और कंपनी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो 1991 के बाद क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा कंपनीज इंडिया में ग्रो हो रही थी, बहुत ज्यादा कंपनीज इंक्रीज हो रही थी। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार कंपनीज तो बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, कंपनीज तो बहुत बढ़ रही है इंडिया में, लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 ना अभी पूरा प्रॉपर एक्ट नहीं है, मतलब बहुत जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो ये एकदम परफेक्ट एक्ट है ही नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कंपनीज में आसानी से फ्रॉड हो रहा है और बहुत सारी जगह भी इसमें कवर नहीं है, तो बहुत सारे लूप होल्स थे पुराने वाले एक्ट में। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि कंपनीज तो इतनी बढ़ रही है, लेकिन अपना ये जो एक्ट है कुछ काम का है नहीं, तो अपना भी क्या करते, इस एक्ट को रिप्लेस कर देते। तो उन्होंने क्या किया, कंपनीज एक्ट 1956 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और रिप्लेस कर दिया विद कंपनीज एक्ट 2013। तो एक न्यू एक्ट आ गया, कंपनीज एक्ट 2013, जो कि एक डिटेल वाला एक्ट था, जिसमें काफी बेनिफिट वाली चीजें थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी सिंपल बन चुके थे। और ये एक्ट ना बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित हुआ लोगों के लिए, सारी कंपनीज के लिए, क्योंकि इसमें हर जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे, डिटेल में बने थे, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स थे उनके बारे में भी सोचा गया न्यू वाले एक्ट में। तो ये एक्ट काफी बेनिफिशियल साबित हुआ। ठीक है, दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो मैंने तुमको अभी हिंदी में समझाया स्टोरी फॉर्मेट में। सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में दी है, कुछ भी अलग नहीं है, समझना। देखो, कंपनीज एक्ट 2013 was preceded by कंपनीज एक्ट 1956। पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, अभी कंपनीज एक्ट 2013 है। ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने तुमको बोला कि बाहर के लोग इंडिया में आ रहे थे, कंपनी बना रहे थे। सो ड्यू टू इंटरनेशनल एंड नेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंजेस, टू फैसिलिटेट एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, अपनी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस कंपनीज एक्ट 1956 with the new legislation that is Companies Act 2013। इस तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया में आया। किसने लाया, मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे जब ही आ गया था। अभी इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका बेस क्या है। कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शंस है, 29 चैप्टर्स है एंड 7 शेड्यूल्स है। जैसे हमारे बुक में चैप्टर्स रहते हैं, उसी तरीके से एक्ट में भी चैप्टर्स रहते हैं, टोटल 29 चैप्टर्स है। जैसे हमारे बुक में चैप्टर्स के अंदर कंसेप्ट रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी कंसेप्ट है, लेकिन हर एक कंसेप्ट को नंबर दे दिया गया है। सो 470 कहीं ना कहीं कंसेप्ट है, 470 सेक्शंस। ठीक है, 7 शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या रहते हैं, एकदम लास्ट में रहते हैं शेड्यूल्स, ना एकदम लास्ट में रहते हैं, एक्ट के एकदम लास्ट में रहते हैं शेड्यूल्स। अभी देखो मैंने बेयर एक्ट यहाँ पे डाउनलोड किया है, ध्यान से समझना, बस एक तुमको बेस बता रही हूँ। ठीक है, इसमें टोटल कितने सेक्शंस देखे थे अपन ने, मैम आपने बताया था 470 सेक्शंस रहते हैं। देखो ये सेक्शंस लास्ट आ गया, टोटल सेक्शंस कितने हैं, 470 सेक्शंस है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। शेड्यूल्स कितने थे मैम, 7 शेड्यूल्स थे। ये देखो 7 शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स क्या रहते हैं, एकदम लास्ट में रहते हैं, एक्ट के एकदम लास्ट में रहते हैं, लेकिन ये एक्ट का ही पार्ट रहता है। मैम शेड्यूल में बेसिकली रहता क्या है, फॉर्मेट्स रहते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और बहुत बारी डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता। सेक्शन में ना कभी कभी चीजें एकदम डिटेल में नहीं रहती है, वो रेफरेंस दे देते कि शेड्यूल 4 में जाके देखो, शेड्यूल 5 में जाके देखो। तो अपने को रेफरेंस के बेसिस पे ही शेड्यूल में आना पड़ता और डिटेल में सारे एक्सप्लेनेशन को पढ़ना पड़ता। ठीक है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती, कभी कभी फॉर्मेट्स रहते, सारी चीजें शेड्यूल्स में रहती। ठीक है, टोटल कितने सेक्शन है, 470 सेक्शन है। मैंने तुमको बताया था पहले चैप्टर रहते हैं, चैप्टर के अंदर सेक्शन रहते हैं। देखो चैप्टर 29, ठीक है, देखो उसमें टोटल ऐसे सेक्शंस है, समझ में आया, 470 सेक्शंस। सो दिस इज हाउ बेस इज ऑफ कंपनीज एक्ट की टोटल 470 सेक्शंस है, 29 चैप्टर्स है एंड 7 शेड्यूल्स है। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अपन ने देखा था कि कंपनीज एक्ट के फायदे क्या है। कंपनीज एक्ट एम्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि हर एक जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए कंपनीज एक्ट 2013 में। पुराने वाले एक्ट में हर जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन कंपनीज एक्ट ने हर जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट इज पीपल सिंप्लीफाई रेगुलेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे काफी सिंपल बनाए गए न्यू वाले एक्ट में। पुराने वाले एक्ट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से था, न्यू वाले एक्ट में काफी सिंपल बनाए गए। उसके बाद स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स मतलब छोटे मोटे इन्वेस्टर्स, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स थे उनके बारे में भी सोचा गया कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ पीपल नेक्स्ट कम्स टू एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 किस किस को एप्लीकेबल होने वाला है,
मैम कितना सिंपल है, अगर ये कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज को एप्लीकेबल रहेगा। यस बेटा, जो भी कंपनीज है पूरे इंडिया में उन पे एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर मतलब 2013 के अंदर, या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 1956 के अंदर, उन पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। इन शॉर्ट सारी कंपनीज पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनी। देखो इंश्योरेंस कंपनी पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल क्या है? LIC। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इज द एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो बेटा इन पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट इज बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का एग्जांपल क्या है? SBI, तुमने सुना रहेगा ये तो, SBI। इन पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, बैंकिंग कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। कंपनीज एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है और सप्लाई करती है उन पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल क्या है? तुमने ये कंपनी का नाम नहीं सुना रहेगा, एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि तुमको ना प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC। NTPC क्या करती है बेटा? ये इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करती है, जनरेट करती है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ कंपनी विच इज एंगेज इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। ऐसी कंपनी जो बनती है स्पेशल एक्ट द्वारा उन पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल ONGC, तुमने ये नाम भी नहीं सुना रहेगा, मैं बता रही हूँ ताकि तुमको क्लैरिटी मिले। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में हर एक चीज का बता रही हूँ। देखो ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, दिस इज फॉर्म्ड अंडर दिस स्पेशल एक्ट। ये स्पेशल एक्ट के द्वारा बनी है। हम इसका मतलब क्या है? मतलब ये कंपनी बनाने के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था, एक एक्ट पास किया गया था, उसको बोलते हैं ऐसी कंपनी जो बनती है स्पेशल एक्ट द्वारा। क्या इन सब पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है? हाँ, इन सब पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। इन सब पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी और ऐसी कंपनी जो बनती है स्पेशल एक्ट द्वारा, उन पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। उन पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन ना एक चीज को एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है? एक्सेप्ट। क्या दिया है? एक्सेप्ट। क्या दिया है? एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? मतलब बेटा एक केस में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इन पे एक केस में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा केस है वो जहां पे इन पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा? एकदम ध्यान से समझना। अभी देखो, इंश्योरेंस कंपनी के लिए उनका एक पर्सनल एक्ट बनाया गया है, स्पेशल एक्ट बनाया गया है। क्या नाम है? IRDA एक्ट 1999। बैंकिंग कंपनी के लिए उनका एक खुद का एक्ट बनाया गया है, स्पेशल एक्ट बनाया गया है। क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अपना लॉ बोलता है कि देखो इनका स्पेशल एक्ट भी है, कंपनीज एक्ट भी है, दोनों एक्ट है, दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं उनपे। अपना लॉ बोलता है अगर दोनों एक्ट में इनकंसिस्टेंसी आ गई, यहाँ पे वर्ड क्या है? इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है? अगर इनका स्पेशल एक्ट कुछ और बात कर रहा है, कंपनीज एक्ट कुछ और बात कर रहा है, मतलब दोनों में फाइट हो रही है, दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो ये बोल रहे कि उस केस में ना फिर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर उनका स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होगा। अच्छा, मतलब मैम कंपनीज एक्ट इन पे एप्लीकेबल है लेकिन एक केस में नहीं है, जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, मतलब इन दोनों की इनकंसिस्टेंसी आ गई, तो उस केस में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मैम ने एक एग्जांपल बता दो फिर हमको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एग्जांपल समझना। अभी ना इनका स्पेशल एक्ट बोल रहा है कि भाई बैलेंस शीट ना ऐसे टी फॉर्मेट में बनाओ, ऐसे टी फॉर्मेट में बनाओ, ठीक है। लेकिन कंपनीज एक्ट बोल रहा है ए बैलेंस शीट ऐसे मत बनाओ, ऐसे टी फॉर्मेट में मत बनाओ, तुम बैलेंस शीट क्या करो, ऐसे शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाओ। देखो झगड़ा हो गया, इनकंसिस्टेंसी आ गई। स्पेशल एक्ट बोल रहा है कि ऐसे बैलेंस शीट बनाओ, कंपनीज एक्ट बोल रहा है नहीं नहीं बैलेंस शीट ऐसे बनाओ, दोनों में झगड़ा हो गया ना, फाइट हो गई ना। अच्छा, अब ये किसकी सुनेंगे? अब ये किसकी सुनेंगे? मैम आपने अभी बताया था एक केस में ना ये कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, अगर झगड़ा हो गया तो। अभी तो झगड़ा हो गया, मतलब अब ये कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, ये अपने स्पेशल एक्ट को फॉलो करेंगे। समझ में आया क्या? मतलब सारे केस में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है लेकिन झगड़ा हो गया, फिर भाई कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर मैम
हमको ना अभी भी एक डाउट आ रहा है, अगर इनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, फिर ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल क्यों करवाते हैं इन पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल? खुद का एक्ट है ना, उसको फॉलो करो ना। तो बेटा लॉजिक समझना, देखो ये जो एक्ट है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आईआरडी एक्ट, ये इतने डिटेल वाले एक्ट नहीं है। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन से बहुत ही डिटेल में बनाया गया है, हर चीज को कवर किया है, सोच समझ के एकदम बनाया गया है, हर एक एरिया को कवर किया है। तो अपने लॉ ने क्या बोला है, कानून ने क्या बोला है कि देखो ये जो एक्ट है ना, हो सकता है ये जो स्पेशल एक्ट है ना, हो सकता है कि कोई एरिया पे ना, यहाँ पे कानून ना बना हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बना हो, तो हम क्या करेंगे, फिर ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगी, बैंकिंग कंपनी क्या करेंगी? इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हाँ तुम क्या करो, कंपनीज एक्ट को फॉलो करो, कंपनीज एक्ट को फॉलो करो, सिर्फ झगड़ा हो गया तो फॉलो मत करो। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट बहुत डिटेल में बना है, बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, इसलिए बोला है कि कंपनीज एक्ट को फॉलो करो, झगड़ा हो गया तो मत करो। समझ में आया क्या? आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, तुमको क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चीज समझना, सच बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ पीपल, व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट क्या रहता? बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनीज भी आती है, एलएलपी भी आती है। इसकी डेफिनेशन अपने एकदम अच्छे से पढ़ेंगे एलएलपी एक्ट में, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में। अभी के लिए अपनी बुक में लिख लो, अभी के लिए अपनी बुक में लिख लो बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा तुम्हारे पास बुक ओपन है ना, मॉड्यूल ओपन है ना, मॉड्यूल के बिना लेक्चर मत देखना, ठीक है? मॉड्यूल को ओपन रखो और जो जो मैं मीनिंग बता रही हूँ लिख के लो, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लो, ठीक है? फिर तुमको बाद में लगेगा कि हाँ यार मैंने तो बहुत पढ़ाई की है। देखो अपने को मन को भी तसल्ली होनी चाहिए कि अपन ने बहुत पढ़ाई की है। जब अपने मन को तसल्ली रहती ना, हाँ मैंने बहुत पढ़ाई किया, मैंने बहुत मेहनत किया, तो अंदर से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता। आर यू गेटिंग? ऐसे बुक पूरी प्लेन रहेंगी, पेपर्स पूरे प्लेन रहेंगे ना, फिर मजा नहीं आएगा, लास्ट में लगेगा कि यार मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना? अपने को लगना चाहिए अपन ने बहुत पढ़ा है। तो हाईलाइट करो, मीनिंग लिखो, ऐसे पेंसिल से उसको अंडरलाइन करो। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो अपनी बुक में लिखो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है, वहां पे लिखो कंपनी भी आती है इसमें और एलएलपी भी आती है, एलएलपी भी आती है, ठीक है? अभी समझना यहाँ पे ये पॉइंट क्यों दिया है। Such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force and as a central government may by notification specify in this behalf. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी गवर्नमेंट। अभी मोदी गवर्नमेंट क्या है, फिलहाल इंडिया की बॉस है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल करवा दो, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट के सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर से सुनना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया थ्रू नोटिफिकेशन कि बॉडी कॉर्पोरेट पे, एग्जांपल कोई एलएलपी है कि इन पे कंपनीज एक्ट के सेक्शंस एप्लीकेबल करवा दो, तो उन पे कंपनीज एक्ट के सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है। भाई अगर अपनी इंडिया की बॉस सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज बोल रही है, अपने को तो मानना पड़ेगा ना। इसलिए बोला गया है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया कि पर्टिकुलर एलएलपी पे कंपनीज एक्ट के जो भी सेक्शन से एप्लीकेबल करवा दो, तो उनपे हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि कंपनीज एक्ट सारे कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, इंश्योरेंस कंपनी पे भी होता है, बैंकिंग कंपनी पे भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी पे भी होता है, ऐसी कंपनी जो बनती है स्पेशल एक्ट द्वारा उन पे भी होता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट पे कर दो, तो उन पे भी हो जाएगा। सिर्फ एक केस में नहीं होगा। कब? अगर इनकंसिस्टेंसी है, अगर पर्सनल एक्ट के बीच में और कंपनीज एक्ट के बीच में, तो नहीं होगा, बाकी हर केसेस में हो जाएगा। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। मैंने हर चीज एकदम डिटेल में तुमको समझा दिया। अभी आते अपन कंपनीज के डेफिनेशन पे। प्रोफेसर हेने ने अपने को डेफिनेशन दिया और सेक्शन 2 में भी दी गई है। प्रोफेसर हेने की डेफिनेशन को सुनना। प्रोफेसर हेने बहुत ही चालाक और बहुत ही स्मार्ट पर्सन था। मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पता है इसने कुछ डेफिनेशन ऐसा बनाया नहीं, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ क्या किया, जो भी फीचर्स थे ना उन सबको मर्ज कर दिया। देखो इसकी डेफिनेशन देखो, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड। कंपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो ही कंपनी बन सकती है। विच इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। देखो ये क्या है, ये कंपनी का फीचर है, अपन सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे है आर्टिफिशियल पर्सन, यार बता देती मैं तुमको, तुम सोचोगे मैम क्या बोल रहे हैं। देखो बेटा ये आर्टिफिशियल पर्सन अपन डिटेल में पढ़ने वाले, अपन पढ़ने वाले डिटेल में, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या है, हाँ,
विच इज आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, ये भी इसका फीचर है। परपेचुअल सक्सेशन, ये भी फीचर है। कॉमन सील, ये भी फीचर है। तो प्रोफेसर हेनरी ने एज सच कुछ दिमाग नहीं लगाया, बहुत ऐसा लॉजिक नहीं लगाया और ऐसी बड़ी डेफिनेशन को नहीं बनाया। उसने क्या किया, सेंटेंस फ्रेम कर दिया, सारे फीचर्स को ऐसे मर्ज कर दिया और सेंटेंस बना दिया, इंग्लिश में सेंटेंस बना दिया। ठीक है, समझ में आया क्या? तो उसने क्या किया, सारे फीचर्स को बस मर्ज कर दिया। दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज कॉमन सील, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन and that is artificial person. We will be learning all this point in detail. Okay, next is people. Company means a company incorporated. Incorporated का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी ना यार तुमको पता होना चाहिए, मैम आपने कितने बार बता दिया। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड, मतलब ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर, मतलब 2013 के अंदर, या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ, उनको क्या बोला जाता है? उनको कंपनीज बोला जाता है। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 1956। अच्छा, उसके पहले भी कंपनीज एक्ट था क्या? हाँ था ना, 1913। उसके पहले भी था क्या? हाँ था ना, लेकिन अपने को और पास्ट में नहीं जाना है। ठीक है, तुम बस इतना समझो, पहले 1956 था। ठीक है, उसके पहले 1913 भी था, अपने को ज्यादा पास्ट में नहीं जाना है। ठीक है, अपन प्रेजेंट की बात करने वाले। प्रेजेंट क्या है? 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सो पीपल, नेक्स्ट इज नाउ स्टार्ट द मेन चैप्टर। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, अब वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फीचर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के फीचर्स क्या है? तो मैम क्या कंपनी के जो फीचर्स है वो भी क्वेश्चन आ सकता है? हाँ आ सकता है। तुमको इंस्टीट्यूट पूछ सकती है कि कंपनी के फीचर्स बताओ, तो तुमको बताना पड़ेगा कौन से फीचर्स है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, उसके बाद क्या है? परपेचुअल सक्सेशन, फिर क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, फिर क्या है? कॉमन सील। ये है कंपनी के फीचर्स। बहुत बार इंस्टीट्यूट ऐसा भी पूछती है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन दे देगी और कॉमन सील दे देगी, ऐसे हेडिंग दे देगी और बोलेगी कि बताओ इसके बारे में, तो तुमको ये 2 पॉइंट समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे स्पेसिफिकली भी पूछती है 2 पॉइंट, या फिर कभी कभी ऐसा भी बोल देगी फीचर्स ऑफ द कंपनी, तो तुमको ये 5 फीचर लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, सो पीपल, लेट अस स्टार्ट विद द मेन चैप्टर। अब यहाँ से मेन चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकती है। ओके, सो पीपल, फर्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। हर एक वर्ड का मीनिंग बताने वाली हूँ, एकदम आराम से समझना। मैं तुमको बता रही हूँ, हर एक चीज को एकदम आराम से समझना। ऐसा मत समझना कि बहुत डिटेल में जा रहा है, डिटेल में जा रहा है सुनो। ठीक है, मैं इस तरीके से समझाऊंगी ना कि तुमको सारी चीजें लास्ट तक याद रहेगी, तो अच्छे से सुनो। ये टाइम पास वाला लेक्चर नहीं, ये बहुत ही सीरियस वाला लेक्चर है, और इस लेक्चर के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी मेहनत करो, क्योंकि अगर तुमने मेहनत किया यार, रिजल्ट तुमको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट इज पीपल, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल का मतलब क्या होता है? लॉ। लीगल का मतलब क्या होता है? लॉ। लॉ की नजर में, कानून की नजर में कंपनी क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? लॉ की नजर में, कानून की नजर में कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी, तुम लोगों को पता रहेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि कंपनी सेपरेट है, कंपनी सेपरेट है, और उसके जो मेंबर्स रहते हैं, उसके जो ओनर्स रहते हैं, वो सेपरेट है। कंपनी अलग है और कंपनी बनाने वाले जो लोग रहते हैं वो अलग रहते हैं, दोनों सेपरेट है। इसका मतलब कंपनी अपने आप में एक पर्सनैलिटी है, एक पर्सन है। अगर वो अपने आप में एक पर्सन है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से कंपनी जैसे ही रजिस्टर हो जाती है वो अपने आप में एक पर्सन बन जाती है। वो अपने नाम पे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती है, परचेज कर सकती, खुद के नाम पे सेल कर सकती, खुद के नाम पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती, खुद के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकती, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती। उसको मुकेश अंबानी के नाम की जरूरत नहीं है, उसको मुकेश अंबानी के नाम की जरूरत नहीं है, मतलब उसको ओनर के नाम की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो अपने आप में वो एक पर्सन बन जाती है, उसको मेंबर की जरूरत नहीं रहती। वो अपने नाम पे हर एक ट्रांजैक्शन कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती, परचेज कर सकती, सेल कर सकती, लाइबिलिटी इनकर कर सकती, कुछ भी कर सकती। एज अ ह्यूमन बींग जो अपन अपने पास राइट्स रहते हैं, अपन हर चीज कर सकते, वैसे कंपनी भी हर चीज कर सकती। इसलिए इसको बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। मैम इसमें क्या बड़ी बात है? वो अपने नाम पे, अगर वो बिजनेस है तो अपने नाम पे हर चीज कर पाएगी ना। बेटा ये राइट हर किसी को नहीं मिलता। पार्टनरशिप फर्म क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? नहीं। जो पार्टनरशिप फर्म रहती, एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म रहती और उसके जो पार्टनर्स रहते वो एक ही रहते, वो सेपरेट नहीं रहते। तो ये जो फीचर है ना, हर किसी को नहीं मिलता। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस है और जो ओनर है वो अलग अलग है क्या? नहीं, वो भी एक ही रहता। ये फीचर किसी किसी को मिलता है और कंपनी को मिला है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब मैम कंपनी अपने आप में एक पर्सन है लॉ की नजर में। वो खुद के नाम पे ट्रांजैक्शन कर सकती, परचेज कर सकती, सेल कर सकती, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती, प्रॉपर्टी खरीद सकती, प्रॉपर्टी बेच सकती, हर एक काम कर सकती। समझ में आया?
दिस इज द मीनिंग। जो मैंने तुमको अभी हिंदी में बताया यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है और तुमको इंग्लिश में लर्न करना है, दैट्स इट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, When a company is registered, it is clothed with a legal personality. जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है वो अपने आप में एक पर्सनालिटी बन जाती है। It comes to have almost the same rights and power as a human being. जैसे ह्यूमन बीइंग के पास पावर्स रहते हैं वही सेम पावर कंपनीज के पास रहते हैं। जैसे कि its existence is distinct and separate from its member. Distinct मतलब लिख लो सेपरेट, डिस्टिंग का मतलब क्या है, सेपरेट, अलग। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, वो खुद के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, वो लोन ले सकती है, वो लाइबिलिटी कुछ भी इनकर कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, उसको मेंबर की जरूरत नहीं, उसको मुकेश अंबानी की जरूरत नहीं। आज रिलायंस अपने नाम पे कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती, प्रॉपर्टी बेच सकती, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती, उसको मुकेश अंबानी के नाम की जरूरत नहीं। इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, सो its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it. जो कंपनी को बनाते, जो कंपनी को बनाते, जो ओनर्स है कंपनी के, वो अलग है और कंपनी अलग है, सेम चीज बोल रही है। Its personality is distinct and separate from personality who compose it. Compose मतलब जो कंपनी को बनाते, जो कंपनी को बनाते वो अलग रहते और कंपनी अलग रहती। ठीक है, A company is capable of owning, enjoying and disposing the property in its own name. कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, एंजॉय कर सकती है मतलब उसका यूज ले सकती है, और डिस्पोज मतलब सेल कर सकती है, डिस्पोज मतलब सेल कर सकती है। ठीक है, अपने नाम पे कर सकती है, उसको उसको किसी के नाम की जरूरत नहीं है। ठीक है, although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company becomes the owner of the capital and assets. अगर कोई प्रॉपर्टी कंपनी की है तो उसको मेंबर्स यूज नहीं कर सकते, वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी रहती है। देखो, द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और द जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी कंपनी की है, आज जो प्रॉपर्टी कंपनी की है, जो रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो उसकी प्रॉपर्टी दिख रही है, क्या मुकेश अंबानी उसको यूज कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिर्फ रिलायंस की प्रॉपर्टी है। रिलायंस अपने आप में एक पर्सन है, एक पर्सन है, लॉ की नजर में उसको पर्सन माना गया है। ठीक है, अब ये केस लॉ समझना, तुमको इससे बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। दैट इज मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। इस केस लॉ को ध्यान से सुनना, इसकी कहानी समझेंगे फिर यहां से रीड करेंगे। एक मैक्यूरा नाम का व्यक्ति था, एक मैक्यूरा नाम का पर्सन था। ठीक है, एक मैक्यूरा नाम का पर्सन था, इसके पास ये प्रॉपर्टी थी, लकड़ी, टिम्बर। ठीक है, टिम्बर, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ, टिम्बर। उसके पास ये टिम्बर, ये लकड़ी, ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसने क्या किया, सेफ्टी पर्पस के लिए इस टिम्बर पे इंश्योरेंस निकलवाया, इंश्योरेंस निकलवाया। वो जाता है नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी के पास, ये नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी है। वो जाता है नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस निकलवाने के लिए। ठीक है, उसने इंश्योरेंस निकलवा लिया। उसने क्या किया, खुद के नाम पे इंश्योरेंस निकलवाया। भाई प्रॉपर्टी उसकी है तो खुद के नाम पे निकलवाएगा, उसने सारी चीजें सही किया। ठीक है, उसने खुद के ओन नेम पे इंश्योरेंस निकलवा दिया। कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसने एक कंपनी बनाया, उसने एक न्यू कंपनी बनाया, उसने फॉर्म किया। ऑलमोस्ट शेयर होल्डर वही था, 99% शेयर होल्डर वही था, मतलब 1% किसी और के पास था, बट 99% उसी के पास था, तो ऑलमोस्ट उसी की कंपनी थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, इस कंपनी को ट्रांसफर किया, ये टिम्बर, ये जो लकड़ी पे उसने इंश्योरेंस निकलवाया था ना, उसने क्या किया, इस कंपनी को ये टिम्बर ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों मुझे बताओ, एज पर दिस सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, ये जो लकड़ी है, ये जो टिम्बर है, अब ये किसकी प्रॉपर्टी है मैम, ये जो लकड़ी है ना, अब वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी की प्रॉपर्टी है। आपने अभी हमको बताया था, यहाँ पे आपने लास्ट में बताया था, एक बार कोई प्रॉपर्टी कंपनी के पास चले जाती है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाती, शेयर होल्डर का उसमें कोई भी राइट रहता है क्या, नहीं रहता है। अभी समझना, ये किसकी प्रॉपर्टी बन गई, ये कंपनी की प्रॉपर्टी बन गई। कुछ टाइम बाद क्या होता है, कंपनी में आग लग जाती है और ये सारे टिम्बर जल जाते हैं, ये जो लकड़ी है वो सारी जल जाती है, डैमेज हो जाती। ये यहाँ पे मैक्यूरा सोचता है कि यार मुझे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं क्यों टेंशन लूं, मैंने तो इंश्योरेंस निकलवाया था, मैं जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी के पास और मेरा पैसा ले लूंगा, मेरा क्लेम ले लूंगा। ये जाता है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा लेने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको पैसा देने से इनकार कर देती है, मना कर देती है। वो बोलती है मैक्यूरा सर, मैक्यूरा जी, ये जो प्रॉपर्टी है ना, अब ये कंपनी की प्रॉपर्टी है और आपने जो इंश्योरेंस निकलवाया था वो खुद के नाम पे निकलवाया था, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। क्योंकि एक बार कोई प्रॉपर्टी अगर कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाती, आपका उस पर कोई हक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई राइट नहीं है उस पर, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। क्योंकि क्योंकि इंश्योरेंस आपके नाम पे था और प्रॉपर्टी कंपनी की है, दोनों अलग अलग चीज हो गई अभी।
तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। मैक्यूरा को गुस्सा आता है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये कंपनी ऑलमोस्ट मेरी है, ये कंपनी ऑलमोस्ट मेरी है, 99% शेयर होल्डर मैं हूं। जब ये केस कोर्ट में जाता है तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला कि मैक्यूरा जी, क्या आपको ये नहीं पता व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से कंपनी अलग रहती और मेंबर अलग रहते हैं। तो यहाँ पे तुम अलग हो, यहाँ पे कंपनी अलग है। अगर कंपनी अलग है तो प्रॉपर्टी कंपनी की है, आपकी नहीं है। और आपने जो इंश्योरेंस निकलवाया खुद के नाम पे निकलवाया, कंपनी के नाम पे नहीं निकलवाया। अगर कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस निकलवा देते ना तो क्लेम मिलता था कंपनी को। इंश्योरेंस तो आपके नाम पे है तो आपको क्लेम नहीं मिलने वाला, आपको क्लेम नहीं मिलने वाला। सो पीपल, दिस वाज द जजमेंट, दिस वाज द जजमेंट about the Macura versus Northern Assurance Company. I hope this is very much clear to you. Now let us understand from the text. So Macura was a holder of nearly all except one shareholder, 99% shareholding उसी की थी. He was also major creditor of the company and insured the company's timber in his own name. उसने खुद के नाम पे इंश्योरेंस निकलवाया. The timber was lost in fire. कंपनी में आग लग जाती है, पूरे टिम्बर जो लकड़ी है वो जल जाती है. And claimed insurance compensation. Held the insurance company was not liable to him as no shareholder has any right to any item of the property owned by the company. Insurance company ने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया. क्यों? क्योंकि वो कंपनी की प्रॉपर्टी थी. For he has no legal or equitable interest in them. Hence, in this case, since the timber was not insured in the company's name, insurance जो कंपनी के नाम पे नहीं था, वो मैक्यूरा के नाम पे था, इसलिए यहाँ पे उसको क्लेम नहीं मिल पाया. M could not claim the compensation from the insurance company. मतलब मैक्यूरा को, यहाँ पे M क्या है, मैक्यूरा को वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा. समझ लगा तुम्हाला, कळतंय का तुम्हाला, समझ में आया क्या तुम लोगों को? आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. अगर कुछ भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर तुम लोगों को आंसर दूंगी, लेकिन आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है. सो पीपल, वी आर डन विद सेपरेट लीगल एंटिटी. बताओ मुझे बच्चों, क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी? मैम, कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग, कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग, ये है सेपरेट लीगल एंटिटी. बस, यस, दिस इज द सेपरेट लीगल एंटिटी. नेक्स्ट इज पीपल परपेचुअल सक्सेशन. व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस. क्या है कंटिन्यूअस? सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस. मतलब क्या रहता है? एग्जिस्टेंस. मतलब कंपनी का एक कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है, कंपनी चलते ही रहती है, चलते ही रहती है. किसी के आने से और किसी के जाने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता. कंपनी को किसी के आने से और किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सीधा कंपनी बंद नहीं हो जाती. मतलब मेंबर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो जाना, मतलब कोई मेंबर कंगाल हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं है तो कंपनी बंद नहीं होने वाली. क्योंकि कंपनी एक लॉ की प्रोसीजर से बनी है, रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी का, तो कंपनी बंद भी लॉ की प्रोसीजर से होगी. मतलब कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा, वो प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी की डेथ से, किसी की इंसॉल्वेंसी से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी ना एक तुमको एग्जांपल दूंगी, अभी तुमको एक एग्जांपल दूंगी, समझना. अभी देखो, रतन टाटा सर, ठीक है, अभी इनकी क्या है, कौन सी कंपनी है? टाटा, ठीक है, टाटा. अब मुझे बताओ, रतन टाटा सर की जब डेथ हुई, ठीक है, तो क्या टाटा कंपनी बंद हो गई? नहीं, क्योंकि टाटा कंपनी स्टार्ट हुई थी लॉ की प्रोसीजर से. आज रतन टाटा सर नहीं है, ठीक है, रतन टाटा सर आज दुनिया में नहीं है, लेकिन टाटा कंपनी आज भी चल रही है. क्यों? क्योंकि वो लॉ की प्रोसीजर से बनी थी, वो बंद भी लॉ की प्रोसीजर से होगी. यही है कंपनी का फीचर, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन. अगर मेंबर की डेथ हो जाती है, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी अपना बिजनेस करते ही रहती है. ठीक है, सो मेंबर में डाई और चेंज, मेंबर में डाई और चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वुंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट. ठीक है, the shares of the company may change hands indefinitely, but that does not affect the existence of the company. Since a company is an artificial person created by law, company एक कानून की प्रोसीजर से बनी है, लॉ की प्रोसीजर से बनी है. लॉ alone can bring an end to its life. कानून अकेला उसकी लाइफ एंड कर सकता है, मतलब कंपनी बंद हो सकती है. कौन सी प्रोसीजर? वाइंड अप प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर्स. ठीक है, मेंबर की डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपना बिजनेस करते रहती है. सो पीपल, अपने नेक्स्ट वाला फीचर क्या देखा? परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कंपनी चलते ही रहती है, कंपनी चलते ही रहती है. दिस इज द नेक्स्ट फीचर. ओके, नेक्स्ट इज पीपल लिमिटेड लायबिलिटी. थर्ड फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी.
अभी यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी को कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड इज अनलिमिटेड कंपनी। थर्ड क्या है बच्चों? अनलिमिटेड कंपनी मैम, अनलिमिटेड कंपनी। समझना व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, नाम से समझ में आ रहा है लिमिटेड, लिमिटेड इसका मतलब क्या है? पहले मीनिंग समझाऊंगी एकदम पिक्चर फॉर्म में, फिर अपन वहां से रीड करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदा, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदा, ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदा। रिलायंस के शेयर कितने के थे? 1000 रुपए का एक शेयर था। मैंने 10 शेयर खरीदा, ठीक है, मैंने 10 शेयर खरीदा। तो बच्चों मुझे बताओ मेरी लायबिलिटी कितनी है? 1000 इंटू 10 कितने होते हैं मैम? 10,000 मैम, 10,000। तो देखो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब जितना कोई मेंबर शेयर्स खरीदता है, ध्यान से सुनना, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब जितना कोई मेंबर शेयर्स खरीदता है कंपनी के, उतनी ही उसकी लायबिलिटी रहेगी। अगर मैंने 10 शेयर खरीदा तो 10 शेयर के पैसे मुझे देना पड़ेगा, उसके ऊपर 1 रुपया भी कंपनी मुझसे नहीं मांग सकती। दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मतलब मेरी यहाँ पे लायबिलिटी कितनी है? मैक्सिमम 10,000 लायबिलिटी है। क्या रिलायंस कंपनी उसके ऊपर मेरे से पैसा मांग सकती है क्या? नहीं मांग सकती। तो यहाँ पे जितने शेयर्स मैंने खरीदा है उतनी ही मेरी लायबिलिटी रहेगी, उसको बोलते बच्चों लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। समझना, the debt of the company in totality do not become the debt of the shareholders. The liability of the members of the company is limited to the extent of nominal value of shares. जितने शेयर्स की वैल्यू है, जितने शेयर्स की वैल्यू है उतनी ही मेरी लाइबिलिटी रहेगी, held by them. In no case can a shareholder be asked to pay anything more than the unpaid value of their shares. मेरे से कंपनी 1 रुपया भी ऊपर नहीं मांग सकती, जितने मैंने शेयर्स खरीदा है उतना ही पैसा मांग सकती है, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बच्चों क्या बोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। यहाँ पे सेम चीज दी, इसका कीवर्ड क्या है? ये वाला कीवर्ड है इसका, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। और दूसरा क्या है? अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, इतना ही पैसा मांग सकती है, उसके ऊपर नहीं मांग सकती। नेक्स्ट इज मैम व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? इसका मतलब क्या है? गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी देना, किसी को गारंटी देना, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है अच्छे से समझना, ठीक है। अगर कोई मेंबर है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, तो वो क्या करता है? कंपनी को गारंटी देता है, ऐसे अग्रीमेंट बनती है, देखो हमेशा ऐसे रिटर्न अग्रीमेंट बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ के चलो, ये कंपनी का है मेंबर और ये बाहर का मेंबर है, ठीक है, बाहर का मेंबर है। इसने क्या किया? कंपनी को गारंटी दिया, इसने कंपनी को गारंटी दिया 20 लाख रुपए की, इसने कंपनी को गारंटी दिया 20 लाख रुपए की। अभी मेंबर क्या बोलता है? मोस्टली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कौन रहती है? एनपीओ जो रहती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है, जो चैरिटी का काम करती है, वही रहती है मोस्टली, यूजुअली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एग्जाम्पल समझ के चलो कि अगर कोई पर्सन क्या करता है, कोई व्यक्ति एनपीओ को, मतलब जो चैरिटेबल वाली कंपनी, उनको बोलता है कि मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि मैं तुमको 20 लाख रुपए दूंगा। इसका मतलब क्या है? अगर आखिरी में वाइंड अप के टाइम पे अगर उस कंपनी के पास पैसा नहीं रहता है बाहर की लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, तो जिसने गारंटी दिया ना उसको पैसा देना पड़ता है कंपनी को। अगर उसने 20 लाख की गारंटी दिया है तो उसको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग? तो अगर कंपनी के पास लास्ट में पैसा नहीं बचता है, मेरा हर एक वर्ड ध्यान से सुनना, जो गारंटी का अमाउंट रहता है वो बीच में नहीं मांग सकते, बीच में कभी भी नहीं मांग सकते, वो वाइंड अप के टाइम पे ही मांग सकते हैं। अगर इस पर्सन ने कंपनी को 20 लाख की गारंटी दी है तो इसको पैसा देना पड़ेगा वाइंड अप के टाइम पे, मतलब जब कंपनी बंद हो रही है तब देना पड़ेगा। वो भी कितना देना पड़ेगा? मैक्सिमम 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। वो भी कब? जब कंपनी के पास पैसा नहीं रहता है, तो कंपनी के पास पैसा नहीं रहता है पेमेंट करने के लिए, तो कंपनी इससे पैसा मांग सकती है मैक्सिमम 20 लाख रुपए, मतलब जितनी इसने गारंटी दिया था। मैम अगर इसने 10 लाख की गारंटी दिया था तो 10 लाख देना पड़ेगा, 15 लाख देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एंड में पैसा मांगा जाता है, बीच में नहीं मांगा जाता। ये डिफरेंस है, ठीक है। देखो, मेंबर्स आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय देम, अपने केस में 20 लाख की गारंटी, एंड दैट टू ओनली व्हेन द कंपनीज गोज इनटू लिक्विडेशन। पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी बंद होती है तभी पैसा मंगाया जाता है, बीच में नहीं मंगाया जाता। अच्छा मैम, फिर यहाँ पे पैसा बीच में भी मंगाया जा सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैसा सिर्फ एंड में मंगाया जाता है, यहाँ पे पैसा सिर्फ एंड में मंगाया जाता है। दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट इज पीपल अनलिमिटेड कंपनी। अभी अनलिमिटेड कंपनी क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, अनलिमिटेड क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी क्या है?
मतलब मेंबर से कितना भी पैसा मंगाया जा सकता है। यहाँ पे तो भी क्या है, जितनी गारंटी दी है उतना पैसा मंगाया जाएगा। अनलिमिटेड कंपनी में कितना भी पैसा मंगाया जा सकता है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितना भी पैसा मंगाया जा सकता है। लेकिन इसका भी वही फीचर है, कब मंगाया जाएगा, एट द एंड, मतलब लिक्विडेशन के टाइम पे मंगाया जाएगा, बीच में नहीं मंगाया जाएगा। अगर कंपनी बंद हो रही है, अगर कंपनी बंद हो रही है और वहां पे कंपनी के पास पैसा नहीं रहता है पेमेंट करने के लिए, तो मेंबर को कितना भी पैसा देना पड़ सकता है। उसको उसको अपने घर के असेट्स भी बेचना पड़ सकता है और कंपनी का जो भी पैसा है चुकाना पड़ सकता है। सो दैट इज अनलिमिटेड कंपनी। देखो अनलिमिटेड कंपनी के जो मेंबर्स रहते हैं ना, उनकी हालत बहुत बुरी रहती है। अगर लास्ट में कंपनी के पास पैसा नहीं बचा, अगर लास्ट में कंपनी के पास पैसा नहीं बचा, तो उससे कितना भी पैसा मंगाया जा सकता है। दैट इज अनलिमिटेड कंपनी। तो मैम कोई ऐसी कंपनी का मेंबर क्यों बनेगा? बेटा सही बात है, यूजुअली ऐसे कंपनी के मेंबर कोई जल्दी नहीं बनता है। जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं ना, वही अनलिमिटेड कंपनी बनाते हैं। जो फैमिली मेंबर्स क्लोज मेंबर्स रहते हैं ना, वही अनलिमिटेड कंपनी बनाते हैं। यूजुअली अनलिमिटेड कंपनी बहुत कम रहती। आज अपन जो सुनते, जैसे कि रिलायंस सुनते, टाटा सुनते, ये सारी कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, सारी लिमिटेड कंपनी है, सारी लिमिटेड कंपनी है। मतलब लिमिटेड कंपनी मतलब अगर आप इसके शेयर्स परचेस करते हो, टाटा के, रिलायंस के, इन्फोसिस के, अगर आप इसके शेयर्स परचेस करते हो, तो जितने आपने शेयर्स परचेस किया है ना, आपकी उतनी ही लायबिलिटी रहेगी। उसके ऊपर कंपनी 1 रुपया भी आपसे नहीं मांग सकती। तो यूजुअली अपन बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सुनते हैं ना, वो सारी कंपनी क्या है? लिमिटेड कंपनी है। तो गारंटी कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी बहुत कम है इंडिया में, बहुत कम है, बहुत रेयर है। लेकिन लिमिटेड कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या है? लिमिटेड कंपनीज है। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तुमको क्लैरिटी मिल चुकी है। डिफरेंस क्या है? मैम लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जितने शेयर्स परचेस किया है हमको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। गारंटी मतलब हमने जितनी गारंटी दी है बस उतना ही पैसा देना पड़ेगा। अनलिमिटेड कंपनी मतलब कितना भी पैसा देना पड़ सकता है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना भी पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है मैम, इन दोनों के केस में ना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में और अनलिमिटेड कंपनी के केस में, पैसा सिर्फ लास्ट में मंगाया जाता है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन मंगाया जाता है। जब कंपनी बंद हो रही है तब पैसा मंगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पैसा कभी भी मंगाया जा सकता है। ठीक, कभी भी, जब कंपनी चल रही है तभी पैसा मांग सकती है। ओके, सो पीपल वी आर डन विद लिमिटेड लायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट फीचर इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखो नाम से समझ में आ रहा है, फिर से सेम चीज रिपीट की है। पर्सन मतलब ये बोल रहे लॉ की नजर में लीगल क्या है बच्चों? मैंने अभी बताया था तुमको यार, पहले मैंने तुमको पहले बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी में लीगल का मतलब क्या है? लॉ की नजर में। लॉ की नजर में कंपनी क्या है? एक पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। देखो अपना क्या हुआ है? अपना नेशनल बर्थ हुआ है, अपना नेशनल बर्थ हुआ है। क्या कंपनी का ऐसा नेशनल बर्थ हुआ है क्या? नहीं मैम, कंपनी का कहां से नेशनल बर्थ होगा? तो कंपनी क्या है बेटा? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो सुनना, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन द नेशनल बर्थ। यहाँ पे सेम चीज दी है। देखो उसका नेशनल बर्थ नहीं हुआ है जैसे अपना हुआ है, वो आर्टिफिशियली बनी है। अच्छा, उसको आर्टिफिशियली बनाया किसने यार? उसको कानून ने बनाया है। देखो इट इज लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, कानून ने बनाया। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लॉथ विद ऑल द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसको अपन पर्सन क्यों बोल रहे भाई? पर्सन क्यों बोल रहे? अपना यहाँ पे लॉ बोल रहा है, इसको हम पर्सन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो जो राइट्स हमारे पास है वो इसके पास है। अपन बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हाँ, तो क्या हुआ? कंपनी भी कर सकती। अपन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, तो क्या हुआ? कंपनी भी कर सकती। अपन परचेस कर सकते हैं, कंपनी परचेस कर सकती है। अपन सेल कर सकते हैं, कंपनी सेल कर सकती। अपन जो जो चीजें कर सकते हैं एज अ बिजनेस पर्सन, कंपनी भी कर सकती है। इसलिए बोला गया है राइट ऑफ द इंडिविजुअल। जो तुम्हारे पास राइट है ना, आज वो कंपनी के पास राइट है। ठीक है, फर्दर अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव द बैंक अकाउंट, रेज द लोन। अपन ने सारे पॉइंट्स ऊपर देख लिया था। बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, कोई भी काम कर सकती है। सो रेज लोन, इनकर लायबिलिटीज, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। मतलब कंपनी खुद के नाम पे किसी और पे केस भी फाइल कर सकती है, कोई और भी कंपनी पे ना केस फाइल कर सकता है उसके नाम पे। आर यू गेटिंग? सो इट कैन स्यू और बी स्यूड। स्यू का मतलब क्या है? केस फाइल करना, केस फाइल करना, केस फाइल करना। लिख लो अपने बुक में, स्यू का मतलब होता है केस फाइल करना। मतलब मैम कंपनी किसी और पे केस भी फाइल कर सकती है और कोई और कंपनी पे भी केस फाइल कर सकता है। यस बेटा, कोई और कंपनी पे भी केस फाइल कर सकता है क्योंकि कंपनी क्या है? एज अ पर्सन है। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अपन कब से बोल रहे हैं कंपनी ये कर सकती है, वो कर सकती है, लेकिन क्या कंपनी के पास दिमाग है? जैसे अपने पास ब्रेन है, कॉन्शियसनेस है, क्या कंपनी के पास भी ऐसा दिमाग है क्या? ब्रेन है क्या? नहीं। अच्छा, फिर कंपनी सारे डिसीजन कैसे लेती है? थ्रू डायरेक्टर।
थ्रू डायरेक्टर. सो पीपल, डायरेक्टर्स आर नोन एज अ एजेंट ऑफ द कंपनी. यहाँ पे क्या दिया है, एज अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, it can act only through some human agency, that is directors, that is directors. Okay, the directors cannot control affairs of the company and act as its agency. directors क्या रहते हैं, कंपनी के एजेंट रहते हैं, कंपनी के एजेंट रहते हैं, बट दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ये लाइन ना बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करती है, ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है. देखो, बट दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. मैम तुमने अभी बोला कि जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो एजेंट रहते हैं, फिर यहाँ पे बोला गया है कि दे आर नॉट द एजेंट. ये क्या है समझना. डायरेक्टर्स एजेंट रहते कंपनी के, किसके, कंपनी के एजेंट रहते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो मेंबर के एजेंट नहीं रहते. आज मेरे पास भी रिलायंस के शेयर्स है, ठीक है, मेरे पास भी आज रिलायंस के शेयर्स है, तो वहां के जो डायरेक्टर्स है क्या वो मेरे एजेंट है क्या, मैं उनको ऐसे ऑर्डर दे सकती हूँ क्या, अच्छा कैसा काम चल रहा है, ऐसा काम क्यों चल रहा है, अच्छे से काम करो, क्या मैं उनके डायरेक्टर्स को क्या मैं ऐसे ऑर्डर दे सकती हूँ, मेरे एजेंट है क्या वो, नहीं. तभी सेम चीज बोल रहे हैं, दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर, वो मेंबर के एजेंट नहीं है, वो कंपनी के एजेंट है, वो मेंबर के एजेंट नहीं है, वो कंपनी के एजेंट है. यहाँ पे सेम चीज बताई गई है. ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कॉमन सिल. कॉमन सिल, व्हाट इज कॉमन सिल, कॉमन सिल क्या होता है यार, देखो ये रहता है कॉमन सिल, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी. देखो अपनी जैसे सिग्नेचर रहती है ना, अपनी जैसे सिग्नेचर रहती है वैसे यहाँ पे कंपनी की भी सिग्नेचर है, क्या है, थ्रू कॉमन सिल, थ्रू कॉमन सिल. ओके, so people, common seal is a official signature of a company. Common seal is a official signature of a company which is affixed by the officers and the employees of the company on every document. मतलब हर एक डॉक्यूमेंट पे ऐसा कॉमन सील आता है ना यार, तुमने देखा रहेगा ये ऐसा कॉमन सील रहता है हर एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में, ऑथराइज डॉक्यूमेंट में. यहाँ पे दिया है कि कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट में ऐसा कॉमन सील आना चाहिए. अच्छा तुमको क्या लगता है कॉमन सील कंपलसरी है क्या? 2015 के पहले कॉमन सील कंपलसरी था, हर एक कंपनी के पास कॉमन सील होना चाहिए. लेकिन 2015 में अमेंडमेंट आई, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015. यहाँ पे बताया गया कि कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है. ऑप्शनल है, यहाँ पे वर्ड क्या है, ऑप्शनल. हैज मेड द कॉमन सील ऑप्शनल, मतलब ऑप्शन दिया गया, मतलब कंपनी को बताया गया तुमको कॉमन सील रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, तुम्हारी मर्जी. फिर मैम अगर कॉमन सील अगर कोई कंपनी ने नहीं रखा, ठीक है, रख लिया तो हमको समझ में आ गया, अगर कॉमन सील है तो भाई कॉमन सील यूज कर लेंगे. लेकिन अगर कोई कंपनी के पास अगर कॉमन सील ही नहीं है, फिर डॉक्यूमेंट ऑथराइज कैसे होगे, डॉक्यूमेंट ऑथराइज कैसे होगे, तो यहाँ पे बताया गया, फिर से चेक करो क्या तुम्हारे कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है क्या, कंपनी सेक्रेटरी है क्या. कंपनी सेक्रेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन कंपनीज, ठीक है. तो देखा गया क्या तुम्हारे कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है क्या. अगर तुम्हारी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो हर एक डॉक्यूमेंट पे एक कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर आ जाएगी और एक डायरेक्टर की सिग्नेचर आ जाएगी, एक कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर आ जाएगी और एक डायरेक्टर की सिग्नेचर आ जाएगी. अगर तुम्हारी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं है तो दो डायरेक्टर की सिग्नेचर आ जाएगी, दो डायरेक्टर की सिग्नेचर आ जाएगी. बच्चों फिर से रिवाइज करती हूँ, ध्यान से समझना. कॉमन सील क्या है, कॉमन सील इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. समझ में आ गया, सिग्नेचर है कंपनी की. 2015 के पहले कॉमन सील होना कंपलसरी था. 2015 में अमेंडमेंट आया, अभी कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल. तुमको रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो. अगर तुम्हारे पास कॉमन सील नहीं है तो डॉक्यूमेंट कैसे ऑथराइज हो गए, फिर से चेक करो क्या तुम्हारे पास कंपनी सेक्रेटरी है. हाँ, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर सारे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर देंगे. तुम्हारे पास कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं है, तुम्हारे पास कॉमन सील भी नहीं है, कोई बात नहीं, दो डायरेक्टर सिग्नेचर करेंगे. समझ में आया क्या, सेम चीज दिया है. इन केस ऑफ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय टू डायरेक्टर्स or by the director and the company secretary wherever the company has appointed a company secretary. अगर company secretary है तो एक company secretary, एक director. अगर company secretary नहीं है तो दोनों director, ठीक है. I hope people this is very much clear to you. Now people let us come to another important topic, that is corporate will. Next concept is people corporate will theory. Next concept is corporate will theory. Now let us understand corporate will theory in a very detailed manner. ध्यान से सुनना हर एक चीज को. will का मतलब क्या होता है, पर्दा. will का मतलब क्या होता है, पर्दा. will का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्दा. कॉर्पोरेट विल थ्योरी क्या बोलता है, कहीं ना कॉर्पोरेट विल थ्योरी ना सेम बात करता है जो सेपरेट लीगल एंटिटी करता था. कहीं ना कहीं सेम बेस है, मैं ऐसा नहीं बोल रही टोटली सेम कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं सेम बेस है, वो सेम बात करते हैं एट अ बेस लेवल. सेपरेट लीगल एंटिटी क्या था कि कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है. कॉर्पोरेट विल थ्योरी बोलता है विल मतलब पर्दा,
कॉर्पोरेट विल थ्योरी बोलता है कि देखो बीच में ऐसा पर्दा रहता है, बीच में ऐसा पर्दा रहता है, एक तरफ कंपनी रहती है और दूसरी तरफ उसके मेंबर्स रहते हैं, दोनों बीच में क्या रहता है, पर्दा रहता है, मतलब दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। सेम बात कर रहा है, देखो corporate will refers to the legal concept whereby the company is identified separately, दोनों क्या है, अलग अलग है, from the members of the company। आगे समझना, आगे क्या बात करता है, if the company incurs any debt or contravenes any law, the corporate will concept implies that members should not be liable for those errors, in other words they enjoy corporate insulation। insulation मतलब प्रोटेक्शन। यहाँ पे वो बोल रहा है कि देखो अगर दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में पर्दा है, तो अगर कंपनी लॉसेस में जाती है, यहाँ पे वर्ड क्या है, इफ कंपनी इनकर्स एनी डेट, ठीक है, कंपनी की कुछ लाइबिलिटी आ जाती है, कंपनी कुछ लॉसेस में जाती है, कंपनी कंगाल हो जाती है, तो वो सिर्फ कंपनी की लाइबिलिटी है, कोई भी सीधा मेंबर से जाके पैसा नहीं मांग सकता। अगर आगे जाके रिलायंस लॉसेस में जाती है, बाहर वालों का पैसा नहीं दे पाती, बैंक वालों का पैसा नहीं दे पाती, कोई भी थर्ड पार्टी का पैसा नहीं दे पाती, तो क्या बैंक वाले, बाहर वाले क्या सीधा मुकेश अंबानी से पैसा मांग सकते क्या? थोड़ा सोच के देखो, मांग सकते क्या? नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि लॉ ने यहाँ पे, कानून ने यहाँ पे कंपनी को सीधा अलग पर्सन मान लिया, अलग एंटिटी मान लिया, बीच में पर्दा डाल दिया। तो दोनों अगर अलग अलग है बेटा, तो अगर आगे जाके कोई भी कंपनी, एग्जाम्पल रिलायंस लोगों का पैसा नहीं दे पा रही, तो सीधा कोई मुकेश अंबानी से पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। ऐसा याद रखो, विल मतलब पर्दा, बीच में पर्दा है, एक साइड में कंपनी है, एक साइड में मेंबर्स है, क्या है, सेम बात कर रहे हो कि दोनों सेपरेटेड है। तो अगर आगे जाके कंपनी लॉसेज में जाती है, कोई भी मेंबर से पैसा नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज समझना, एक केस लॉ है, दैट इज सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। इस केस लॉ की वजह से अपन ऐसा बोल सकते हैं, जो अपन ने पढ़ा था ना फीचर में, सेपरेट लीगल एंटिटी, इस केस लॉ की वजह से कहीं ना कहीं वो बेस बना था, एक इंपॉर्टेंट रूल बना था, फीचर बना था। तो सेपरेट लीगल एंटिटी जो फीचर बना है, कहीं ना कहीं वो इस केस लॉ की वजह से बना है, दैट इज सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। एक फिक्स रूल इसके वजह से बना है, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। इसकी स्टोरी समझना, फिर अपन यहाँ से रीड करेंगे। स्टोरी को समझो, स्टोरी को समझो, ठीक है। अभी देखो इसमें हुआ क्या था, एक सलोमन नाम का पर्सन था, बहुत अच्छी बात है, शूज का बिजनेस था, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप थी, क्या थी, सोल प्रोप्राइटरशिप थी। वो सोचता है यार मजा नहीं आ रहा, सोल प्रोप्राइटरशिप में यार मजा नहीं आ रहा, मैं क्या करता हूँ ना, कंपनी ओपन करता हूँ, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी और थोड़ा हाई फाई बिजनेस लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ ना, सोल प्रोप्राइटरशिप मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे तो कंपनी ओपन करना है। उसने क्या किया, उसने अपना जो सोल प्रोप्राइटरशिप था उसको कन्वर्ट कर दिया कंपनी में, उसको कन्वर्ट कर दिया कंपनी में। कंपनी में मेंबर्स कौन थे, एक वो खुद था, एक उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, उसकी डॉटर थी, उसके सन थे, ऐसे 7 मेंबर पूरे वो बन गए, मतलब फैमिली मेंबर्स ही उसके मेंबर बन गए। कहीं ना कहीं ये कंपनी मतलब फैमिली में ही बनी थी, बाहर का ऐसा कोई नहीं था, पूरे फैमिली मेंबर्स ही उसके मेंबर थे, ठीक है। अब देखो, अगर उसने कंपनी बनाया, उसने अपना पूरा शूज का बिजनेस अगर कंपनी को दिया, कंपनी बदले में कुछ तो देगी ना, तो कंपनी ने उसको बदले में दिया 20,000 शेयर्स दिए, 20,000 शेयर्स दिए ऑफ 1 यूरो ईच, ओके। नेक्स्ट इज डिबेंचर्स लिया उसने 10,000 यूरो के, डिबेंचर्स लिया 10,000 यूरो के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, उसने चार्ज क्रिएट किया डिबेंचर पे, क्या क्रिएट किया, चार्ज। इस वर्ड के वजह से पूरा केस लॉ डिपेंडेंट है, उसने चार्ज क्रिएट किया। चार्ज का मतलब क्या होता है, ये वर्ड तुम इंटर में भी पढ़ोगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, चार्ज मतलब लिख के ले लो अपनी बुक में, देखो इस केस लॉ में यहाँ पे लिखा होगा चार्ज, यस देखो, उसने 20,000 के शेयर्स लिए, डिबेंचर्स लिए 10,000 यूरोस के, कंपनी विद अ चार्ज, चार्ज देखो यहाँ पे दिया है चार्ज, तो यहाँ पे लिख लो प्रेफरेंस क्रिएट करना, प्रेफरेंस क्रिएट करना। चार्ज क्रिएट करना मतलब प्रेफरेंस क्रिएट करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैम, प्रायोरिटी क्रिएट करना। अगर फ्यूचर में जाके कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी को बंद करना पड़ता है, तो सबसे पहले इसका डिबेंचर का पैसा इसको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना, प्रेफरेंस क्रिएट करना। इसका मतलब हो सकता है इस कंपनी को बैंक वालों को पैसा देना है, दूसरे क्रेडिटर को पैसा देना है, सबसे पहले लेकिन किसको पैसा मिलेगा, इस डिबेंचर को पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने चार्ज क्रिएट कर दिया। चार्ज का मतलब रहता है प्रेफरेंस क्रिएट करना, प्रायोरिटी क्रिएट करना, समझ में आया। आगे जाके सेम चीज होती है, कंपनी लॉसेज में जाती है कुछ टाइम बाद, उसके बाद कंपनी लॉसेज में जाती है तो कंपनी को बंद करना पड़ता है। जब कंपनी बंद होने वाली रहती है, कंपनी की ये वाली सिचुएशन रहती है, क्या सिचुएशन रहती है मैम,
बाहर वालों का पैसा देना रहता है 7,000 यूरोस का, ठीक है। और इस डिबेंचर, जो यहाँ पे सलोमन के जो डिबेंचर्स थे, जो सलोमन के डिबेंचर्स थे, उसका पैसा देना रहता है, उसका पैसा देना रहता है 10,000 का। मतलब टोटल कंपनी की लाइबिलिटी कितनी रहती? 17,000 यूरोस की रहती, ठीक है। कंपनी के पास असेट्स कितने रहते? सिर्फ 6,000 यूरोस के रहते, इसलिए तो कंपनी बंद करना पड़ रहा, क्योंकि कंपनी लॉसेस में चल रही। कंपनी लॉसेस में क्यों चल रही? सिर्फ 6,000 के असेट्स है और लाइबिलिटी 17,000 की, 17,000 की लाइबिलिटी है। आर यू गेटिंग? तो क्या हुआ? लेकिन यहाँ पे सलोमन ने क्या किया था? चार्ज क्रिएट किया था। तो सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा? मैम, अगर उसने चार्ज क्रिएट किया था, मतलब उसने प्रायोरिटी क्रिएट किया था, तो ये 6,000 में से सबसे पहले सलोमन को अपना डिबेंचर का पैसा मिल जाएगा। तो सलोमन ने अपना पैसा ले लिया। ये सारी हरकतें देखा, ये सारी हरकतें देखा ये 7,000 क्रेडिटर्स ने। ये जो 7,000 के क्रेडिटर्स है, उन्होंने सारी ये चीजें देखा कि यार ये जो कंपनी थी, ये 7 मेंबर ने बनाया था, सलोमन ही इसका मेंबर था, उसकी पूरी फैमिली मेंबर इसकी मेंबर थी, मतलब कहीं ना कहीं सलोमन की कंपनी थी। और सलोमन लॉसेस करने के बाद खुद को सबसे पहले पैसा ले रहा, हमारे पैसों का क्या होगा, हमारे 7,000 का क्या होगा? ऐसे ये जो बाहर के क्रेडिटर्स थे, ये पूछने लगे और इन्होंने सलोमन से पैसा मांगा। सलोमन ने तो दिया ही नहीं। सलोमन बोलता है, भाई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं पता क्या? बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। जब ये केस कोर्ट में गया तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने यहाँ पे सलोमन की साइड लिया। देखो, जज साहब ने यहाँ पे सलोमन की साइड लिया, क्योंकि बेटा ये बेसिक रूल है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। जज साहब ने बोला कि क्रेडिटर्स देखो, कंपनी अलग रहती है और उसके मेंबर्स अलग रहते हैं। तो यहाँ पे सलोमन बिल्कुल एक अलग पर्सन है, कंपनी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। कंपनी के असेट्स रहती, कंपनी की लाइबिलिटी रहती। सलोमन का उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि उसके फैमिली मेंबर्स और उन्होंने मिलकर कंपनी बनाया, फिर भी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी और मेंबर के बीच में एक पर्दा है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। इस वजह से सलोमन तुम्हारे जैसा ही क्रेडिटर है, तुम्हारे जैसा ही आउटसाइडर है कंपनी के लिए। तो सलोमन को पहले पैसा मिल जाएगा। तो सलोमन को अपना पैसा मिल गया। देखो कितना स्मार्ट था सलोमन, कितना स्मार्ट था। मतलब लॉसेस होने के बाद भी उसको अपना पैसा मिल गया, ये क्रेडिटर को उनका पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो इस केस में सलोमन जीत गया, क्रेडिटर हार गए। इससे अपने को समझ में आ गया कि यार सेपरेट लीगल एंटिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब ये सही में मानता है कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग अलग है, फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे फिर इंटेंशन कुछ भी हो, उसका फाइनल कंक्लूजन कुछ भी हो, ये अपने रूल पे हमेशा रहेगा कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। और यहाँ पे सलोमन को पैसा मिल गया, क्रेडिटर को नहीं मिला, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज पीपल अभी समझना। अभी देखो क्या हुआ, फिर ना कोर्ट को समझ में आया यार, कुछ टाइम बाद कोर्ट को समझ में आया कि यार अपन ने रूल तो बना लिया, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट विल मतलब इसमें पर्दा है, दोनों अलग अलग है, अपन ने रूल्स तो बना लिया, बहुत अच्छे, अपन ने प्रोसीजर बना लिया, रेगुलेशंस बना लिया। लेकिन लोग क्या कर रहे, सोसाइटी उसका फायदा उठा रही। तुमको पता है क्या होता था? कंपनी में बैठ के मेंबर्स, डायरेक्टर्स फ्रॉड करते थे और नाम पूरा कंपनी पे आता था। लोग क्या करते थे? फ्रॉड करते थे और पूरा नाम कंपनी पे आता था, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो किसको मालूम ही नहीं पड़ता था, तो पूरा नाम कंपनी पे आ जाता था। तो कोर्ट ने देखा कि यार सेपरेट लीगल एंटिटी यूज करके, कॉर्पोरेट विल यूज करके लोग फायदा उठा रहे, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का फायदा उठा रहे, हमारे कानून का फायदा उठा रहे। तो कोर्ट ने क्या कंसेप्ट लाया? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। व्हाट इज लिफ्टिंग? उठाना। मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट बोलता है कि हम इस पर्दे को उठाएंगे, और देखेंगे कि कंपनी को कौन चला रहा है, कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है। अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है ना, तो उस पर्दे को उठा के देखेंगे कि कंपनी को चला कौन रहा है, और जो कंपनी को चला रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है ना, हम उसको पकड़ेंगे। क्योंकि पता है, कोर्ट को भी पता है कि भाई कंपनी को दिमाग थोड़ी ना है, कंपनी थोड़ी ना फ्रॉड कर रही, लोगों के साथ कंपनी थोड़ी ना फ्रॉड करती है, कोई तो बैठा है कंपनी में जो फ्रॉड कर रहा है, हम उसको पकड़ेंगे। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब उस पर्दे को उठाना और कंपनी के पीछे देखना कि कंपनी में बैठा कौन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? दिस इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। आई होप पीपल अभी तक तुम लोगों को सारी चीजें समझ में आई है। अभी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में बहुत सारे केस लॉज है, सारे केस लॉज की कहानी बहुत अच्छे से समझना। अगर केस लॉज की कहानी समझ में आ गई, तुमको सारी चीजें बहुत इजी लगेगी। और मैं फिर से बता रही हूँ, इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तुमको बता दी हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉर्पोरेट विल पे। कॉर्पोरेट विल समटाइम फेल्स टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम अ लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द
टू द कंपनी सेक्शन, एक्सप्लेन एनी 3 इंस्टेंसेस। तो देखो सीधा कॉर्पोरेट विल पे ऐसा क्वेश्चन आता है, जो केसेस अपन अभी पढ़ने वाले हैं ना, जो केसेस अपन पढ़ने वाले, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेस, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी आ चुका है। हमको बताओ, देखो टू डिटरमाइन द कैरेक्टर, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू एंड टैक्सेस, सेम पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स तुमको लिख के आना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। वो तुमको पूछ सकते हैं, हमको कॉर्पोरेट विल के सारे केसेस बताओ, हमको कॉर्पोरेट विल के सारे केसेस बताओ, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट विल के केसेस तुमको बाय हार्ट ये लर्न करना है। जो मैं कीवर्ड की तुमको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाली हूँ, उसमें एकदम शॉर्ट वे में और बहुत अच्छे से दिया है सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा, मेरी अगर पीडीएफ से तुमने लर्न किया तुमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड उसमें सारी चीजें कवर्ड है, वहीं से लर्न करना, यहाँ से मत लर्न करना। यहाँ से लर्न करोगे तो ऐसा लगेगा यार ये कितना लेंदी है, कितना कॉम्प्लेक्स है, वहां से पढ़ोगे तो लगेगा थोड़ा सिंपल लगेगा, ठीक है। तो मेरी पीडीएफ से पढ़ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर है और तुमको ईजी भी लगेगा। लेकिन do a star mark to this question, that is lifting off corporate will, do a star mark to this question, that is lifting off corporate will। बेटा तुम लोगों को बहुत अच्छे से करके निकालना है, ठीक है। सो पीपल, लेट अस कम टू द फर्स्ट केस। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या हर एक केस में हो सकता है क्या? नहीं, कुछ कुछ केसेस में ही हो सकता है, ठीक है। हर एक केसेस में से पर्दा उठा के नहीं देखेंगे कौन कंपनी को चला रहा है, कुछ कुछ केसेस में हो सकता। कौन से केसेस में हो सकता? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर अ कंपनी इज अ एनिमी और अ फ्रेंड। मतलब पहचानने के लिए कि पर्टिकुलर कंपनी हमारी दोस्त है, हमारी दोस्त है कि हमारी दुश्मन है, ये कंपनी हमारी दोस्त है कि हमारी दुश्मन है, इस चीज को पहचानने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की जा सकती है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की जा सकती है इन अ लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद एनिमी, वेदर in a law relating to trading with the enemy where the test of control is adopted, कंट्रोल चेक करने के लिए, कंट्रोल चेक करने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकती है। इस केस लॉ की कहानी बहुत अच्छे से समझना, दैट इज डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड कंपनी। डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड कंपनी। बेटा इस केस लॉ की कहानी एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। दो कंपनी रहती है, देखो एक कंपनी रहती है डेमलर कंपनी, ठीक है, एक रहती है डेमलर कंपनी, दूसरी रहती है कॉन्टिनेंटल टायर्स। कौन सी रहती है? कॉन्टिनेंटल टायर्स कंपनी लिमिटेड। सो फर्स्ट इज डेमलर, सेकंड इज कॉन्टिनेंटल टायर्स। अभी समझना, दोनों कंपनी यूके में रजिस्टर्ड रहती है, मतलब इंग्लैंड में रजिस्टर्ड रहती, वहां पे इनकॉर्पोरेट रहती। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल टायर्स के जो मोस्ट ऑफ द जो डायरेक्टर्स रहते हैं, जो कंट्रोलर्स रहते हैं, डायरेक्टर्स क्या रहते हैं? जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं। जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं वो रहते हैं मोस्टली जर्मन सिटीजन। कौन रहते हैं? जर्मनी के लोग रहते हैं, जर्मनी के लोग रहते हैं। लेकिन कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है? यूके में है, मतलब इंग्लैंड में है। अभी समझना आगे की कहानी। कॉन्टिनेंटल टायर्स ने क्या किया? इनको टायर सेल किया, इनको टायर सेल किया। किसको? डेमलर कंपनी लिमिटेड को टायर सेल किया। अभी तक डेमलर ने इनको पेमेंट किया क्या? अभी तक पेमेंट नहीं किया। लेकिन पेमेंट करने के पहले ही वॉर डिक्लेयर हो जाता है। वॉर डिक्लेयर हो जाता है किसके बीच में? यूके के बीच में और जर्मनी के बीच में, यूके के बीच में और जर्मनी के बीच में। और बेटा ये बेसिक रूल है, ठीक है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ये बेसिक रूल है। जब भी दो कंट्री के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे पेमेंट हो, कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी दो कंट्री के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ये बेसिक रूल है, ये बेसिक कानून है। क्यों? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और अपने दुश्मन को फायदा क्यों करवाना, इसलिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते, ठीक है। ये बेसिक रूल है और हमेशा ये रूल फॉलो होता है। अभी समझना, तो फिर यहाँ पे ना डेमलर कंपनी लिमिटेड ने क्या किया पता है? इनको पेमेंट करने से इनकार कर दिया, कॉन्टिनेंटल टायर्स को, कि हम तुमको पेमेंट नहीं करेंगे, अभी हम तुमको पेमेंट नहीं करने वाले। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टायर्स ने बोला कि भाई तुम हमको पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? हम तो यूके में रजिस्टर्ड है, तुम भी यूके के, हम भी यूके के, अपन दोनों यूके के हैं, अपन दोनों इंग्लैंड के हैं, तो दिक्कत क्या है? यहाँ पे डेमलर ने बोला कि हाँ तुम यहाँ पे रजिस्टर्ड तो हो, लेकिन तुम्हारे मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स मतलब कंट्रोलर्स जर्मनी के हैं, इसलिए हम तुमको पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये जब केस जाता है कोर्ट में, जब ये केस कोर्ट में जाता है, तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला कि हाँ इस केस में हम चेक करेंगे कंट्रोल, मतलब हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर देंगे, मतलब हम पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कंपनी को कौन चला रहा है। जब उन्होंने पर्दा उठाया और इस कंपनी को देखा, तो इस कंपनी को कौन चला रहे थे, कौन कंट्रोलर्स थे? अरे सारे जर्मन के सिटीजन थे, सारे जर्मन के सिटीजन थे। जो भी जर्मन के सिटीजन है वो इस कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर इस कंपनी के जर्मन सिटीजन थे।
तो कोर्ट ने देखा यार ये तो दुश्मन हो गई, ये तो दुश्मन हो गई किसके, इस यूके कंपनी के कहीं ना कहीं दुश्मन है ये, क्योंकि कंट्रोलर क्या है, सारे जर्मनी के हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला हाँ, इस केस में ना जब हमने कंट्रोल चेक किया ना, कंट्रोल सारे दुश्मन के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं तुम दुश्मन वाली कंपनी हो गए। तो इस केस में डेमलर जीत जाती है और कॉन्टिनेंटल टायर्स हार जाता है। मतलब जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाती, जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाती, इनको पेमेंट नहीं मिलने वाला है, इनको पेमेंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस केस में डेमलर जीत गई और ये हार जाती है। इसका मतलब मैम कंट्रोल चेक करने के लिए, कंट्रोल चेक करने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की जा सकती है, पहचानने के लिए कि पर्टिकुलर कंपनी हमारी दुश्मन है कि दोस्त है, इस चीज को देखने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकती है। देखो, वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड, कंट्रोल चेक करने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकती है। अभी ना यहाँ पे इसमें थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड है, मैं हर एक चीज का मीनिंग बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन जियोपैडी, जियोपैडी मतलब डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन, द कोर्ट में नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल। ये बोलना चाह रहे हैं अगर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब सोसाइटी, सोसाइटी अगर डेंजरस सिचुएशन में है तो उस केस में हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर देंगे। बट इट में रेंड, रेंड मतलब लिफ्टिंग, इट में रेंड द विल मतलब वो क्या करेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर देंगे फॉर असर्टनिंग वेदर अ कंपनी इज अ एनिमी कंपनी, पहचानने के लिए कि पर्टिकुलर कंपनी हमारी दुश्मन है कि हमारी दोस्त है, इस चीज को पहचानने के लिए रेंड मतलब हम क्या करेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर देंगे। रेंड का मतलब क्या है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, एक अलग वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। देखो, it may however be categorized as a enemy company if its affairs are under the control of the people of enemy country। हम उसको enemy company मान लेंगे अगर enemy country के लोग उसको कंट्रोल कर रहे। तो इस केस में जर्मन के जो पीपल थे वो कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए अपन ने उसको क्या किया, एनिमी कंपनी मान लिया। तो इस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकती है, ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकती है। नेक्स्ट इज पीपल टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस, गवर्नमेंट का टैक्स बचाने के लिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचाने के लिए हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर सकते हैं। अगर कोई ओवर स्मार्टनेस दिखाता है और टैक्स नहीं पेमेंट करता है, कुछ तो ऐसी हरकतें करता है और टैक्स को बचाता है, अगर कोई ऐसा करेगा तो वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी। सेकेंड केस क्या है, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेस इन सर्टन केसेस कंसर्निंग द लॉ ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड स्टैम्प, पर्टिकुलरली वेयर क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज इन इशू, उस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी। देखो, दिनशॉ मानिकजी पैतित, दिनशॉ मानिकजी पैतित, इसको 3 स्टार कर लो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछ सकती है। देखो, एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के केसेस बताओ। मैंने तुमको अभी बताया कहाँ पे है, देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के केसेस बताओ, एक क्वेश्चन ये आ गया, कॉर्पोरेट विल के केसेस बताओ, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्मल सारे केसेस बता दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए आ सकता। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो, दिनशॉ मानिकजी पैतित, ऐसा दिनशॉ मानिकजी पैतित पे ऐसा केस लॉ आ सकता है। जो मैं तुमको अभी कहानी समझाने वाली हूँ ना, सेम कहानी यहाँ पे दी है, सेम कहानी यहाँ पे दी है, बस नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे मिस्टर राजीव डाल दिया, अपने इसमें दिनशॉ जी रहेंगे, दिनशॉ नाम रहेगा, सेम कहानी है। इसका मतलब तुमको ना हर एक केस लॉ की स्टोरी अगर पता है ना, तुम उसका अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो सीधा पूछ सकते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के केसेस बताओ, या फिर ऐसे पर्टिकुलर केस लॉ पे ऐसी कहानी टाइप पूछ सकते हैं, ऐसे केस लॉ टाइप पूछ लेंगे। मैम यहाँ पे क्या दिया है, सेम चीज है जो मैं तुमको अभी बताने वाली, जो स्टोरी बताऊंगी ना, सेम स्टोरी यहाँ पे दी है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन तो एक बार रीड कर लेंगे, पहले मुझे तुमको स्टोरी समझाने दो, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं तुमको साथ में क्वेश्चन का भी आइडिया दे रही हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि यार क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दिनशॉ मानिकजी पैतित, लेट अस कम टू दिनशॉ मानिकजी पैतित। ये है अपने दिनशॉ जी, कौन है ये, अपने दिनशॉ जी है, दिनशॉ जी मानिक पैतित। अभी क्या है, वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी वेरी ओवर स्मार्ट पर्सन। ये दिनशॉ जी बहुत रिच पर्सन है, बहुत वेल्दी पर्सन है, इनकी बहुत इनकम होती है शेयर से, डिबेंचर से, इनको इंटरेस्ट मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है, बहुत पैसा इनके पास। लेकिन जितना पैसा इनके पास है उतने ही ये कंजूस है, क्या है, कंजूस है, इनको टैक्स का पेमेंट नहीं करना रहता। तो दिनशॉ जी ने क्या दिमाग चलाया, दिनशॉ मानिक जी पैतित को बहुत सारी इनकम आती थी शेयर्स के थ्रू एज अ डिविडेंड, डिबेंचर्स के थ्रू एज अ इंटरेस्ट, लेकिन उनको टैक्स का पेमेंट नहीं करना था। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने ऑन पेपर कंपनीज बना दी, 4 कंपनीज बना दी, उन्होंने ऑन पेपर 4 कंपनीज बना दी,
चार कंपनी में कुछ काम चल रहा था क्या? नहीं। यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा था यार। तुम कंपनी जब ओपन करते हो, कंपनी ने कुछ तो बिजनेस करना चाहिए ना। यहाँ पे कुछ बिजनेस नहीं चल रहा था। उन्होंने क्या किया पता है? उनके पास जो भी इन्वेस्टमेंट था, एग्जाम्पल 10 लाख समझ के चलो, एग्जाम्पल 10 लाख, तो 2 लाख अपने पास रख लिया, 2 लाख इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, 2 लाख इस कंपनी को, 2 लाख इस कंपनी को, 2 लाख इस कंपनी को। तो क्या हुआ? जो शेयर से जो डिविडेंड आ रहा था, जो भी डिबेंचर से इंटरेस्ट आ रहा था, तो वो ये कंपनी में जा रहा था, थोड़ा सा ये कंपनी में जा रहा था, थोड़ा सा ये कंपनी में, थोड़ा सा ये कंपनी में, और थोड़ा उनके हाथ में आ रहा था, थोड़ा मतलब उनकी बैलेंस शीट में आ रहा था। मतलब उन्होंने एक ही इन्वेस्टमेंट को जो उनका था 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कहीं ना कहीं। तो क्या हो गया? हर एक कंपनी में और उनको बहुत जीरो टैक्स आ रहा था, फिर बहुत ज्यादा कम टैक्स आ रहा था। देखो, अगर तुम कम कम इनकम दिखाओगे, छोटी इनकम दिखाओगे, तो टैक्सेस रेट कम लगेंगे, टैक्स कम आएगा। तो उस तरीके से इनको बहुत कम टैक्स आ रहा था। उन्होंने ऐसी तरह से एडजस्टमेंट किया था बुक्स में कि उनको टैक्स एकदम नील आ रहा था या फिर बहुत कम टैक्स आ रहा था। और पता है वो क्या करते थे? और एक चालाकी का काम उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया, अभी देखो कंपनी ए में तो डिविडेंड आ रहा है, अब ये पैसा उन तक कैसा लाया जाए, कैसे उनके पास ये पैसे आएंगे? उन्होंने पता है क्या किया? ऐसा बताया कि कंपनी ए मुझे लोन दे रही है, लोन की एंट्री पास कर दी। और पता है, लोन से टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता, लोन की एंट्री से टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता। मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि कंपनी ए मुझे लोन दे रही है, तो देखो पहले शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, फिर वहां से डिविडेंड का पैसा कैसे ले रहे? लोन बता के कि कंपनी बी मुझे लोन कर दे रही है, कंपनी सी मुझे लोन दे रही है, कंपनी डी मुझे लोन दे रही है, ऐसा बता दिया। मतलब चालाकी से शेयर्स भी ट्रांसफर कर दिए और चालाकी से लोन की एंट्री बता के पैसा वापस ले भी लिया। बस वो क्या कर रहे थे? अकाउंटिंग एंट्री पास करके, कुछ भी अकाउंटिंग एंट्री पास करके पैसा लेके गए और पैसा वापस अपने पास ला लिया। ये सारी हरकतें देख लिया इनकम टैक्स ऑफिसर ने। इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये सारी चीजें देख लिया कि यार दिनशा मानिकजी पैतित क्या कर रहे हैं, ऐसी कुछ भी डम्मी कंपनी बना दिया, कंपनी कुछ काम तो नहीं कर रही, कुछ बिजनेस तो नहीं कर रही, बस इसके शेयर्स जा रहे, यहाँ पे इनकम आ रही एज अ लोन, इसके शेयर्स जा रहे, फिर से लोन ले रहा है, फिर से शेयर्स जा रहे, फिर से लोन ले रहा, ऐसी चीजें चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ बुक की एंट्री पास कर रहा है ये। तो क्या हुआ? जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कर दिया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। मतलब कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी से पर्दा उठाया। जब पर्दा उठाया और देखा कि कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो अपने दिनचौजी कर रहे थे, अपने दिनचौजी कर रहे थे, कंपनी को कंट्रोल यही कर रहे थे। एक ही एंट्री थी, एक तो शेयर्स जाने की, एक तो लोन देने की। तो कोर्ट को समझ में आ गया कि यार दिनचौर जी तो वापस पैसा वहां पे भेज रहे और वापस ले रहे लोन की एंट्री पास करके। जब समझ में आया कि ये फ्रॉड कर रहे, उस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो गई और बाद में इनको पूरे पैसों का पेमेंट करना पड़ा, टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ा। तो देखो, अगर तुम गवर्नमेंट के साथ चालाकी करोगे, गवर्नमेंट का टैक्स का पेमेंट नहीं करोगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नुकसान करवाओगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की जा सकती है। ठीक है, जो अपन ने अभी स्टोरी समझा, देखो सेम चीज है। आप देखो, मिस्टर राजीव, अ असेसी, अ वेल्दी मैन, अर्निंग ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सेम कहानी है क्या? इसको भी क्या आ रहा है? डिविडेंड और इंटरेस्ट से पैसा आ रहा। ही फॉर्म 3 प्राइवेट कंपनी, वहां पे 4 कंपनी थी, यहाँ पे 3 कंपनी दे दिया। ठीक है, एंड अग्री विद ईच टू होल्ड अ ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ एजेंट फॉर देम। ठीक है, द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय द कंपनीज वाज हैंडेड बैक टू मिस्टर राजीव एज लोन, एज प्रिटेंडेड लोन। देखो सेम कहानी है। तो जो अपन केस लॉ पढ़ते हैं ना, तो उसको वो स्टोरी फॉर्मेट में तुमको एक क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? तुमको दिनचौ मानिक जी पैतित के बारे में कोट करना पड़ेगा। देखो, द केस वॉज इन सर दिनचौ मानिक जी पैतित, ऐसे केस लॉ वहां पे कोट करके आना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस अपन करने वाले अलग वाले सेशन में, मैं बस तुमको आइडिया दे रही हूँ कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। तुमको आइडिया भी अगर मिल जाएगी, धीरे धीरे क्वेश्चन भी तुम्हारे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अभी बस कंसेप्ट को समझो और ओवरऑल आइडिया लो कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, अपने को किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो एक बार यहां से पढ़ लेते दिनशा मानिक जी पतित। इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट ए जेन्युइन कंपनी, ये एक जेन्युइन कंपनी नहीं थी। द असेसी अर्नड ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, मतलब वो डिविडेंड से बहुत पैसा कमा रहा था, इंटरेस्ट से बहुत पैसा कमा रहा था। सो ही ओपन सम कंपनीज एंड परचेज देयर शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। द इनकम वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू द असेसी बाय वे ऑफ लोन, लोन के थ्रू पैसा वापस ले रहा था। The court decided that a private companies were a sham, sham मतलब fraud, क्या है? fraud है, एक fraud है, and the corporate will was lifted to decided the real owner of the income, real owner of the income decide करने के लिए lifting of corporate will हो गई। okay, so people, दिनशा मानिक जी पैतित, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, और तुमको आई होप कहानी भी समझ में आ गई। नेक्स्ट इज टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अभी लीगल का मतलब क्या है बच्चों? मैम आपने अभी तो समझाया था, हमको कितनी बार बताओगे एक चीज यार? लॉ,
लीगल का मतलब क्या होता है? लॉ। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो तुमको कानून ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर तुम उसको पूरा नहीं करोगे तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझना। Where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus। बोनस का मतलब क्या होता है? लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन। अभी देखो मेरी बात में एकदम ध्यान से समझना, ये बोनस, ग्रेचुटी, ये वर्ड तुमको नहीं पता रहेगा बेटा, लेकिन ये क्या है? गवर्नमेंट ने आज कानून बनाया है, लॉ बनाया है, मतलब गवर्नमेंट ने, पता है तुमको, सारे बिजनेसेस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। क्या दिया है? ऑब्लिगेशन, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुमको अपने एम्प्लॉयज को ना बोनस का पेमेंट करना चाहिए। अगर तुम्हारे फादर कोई जॉब में होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे, तुमने देखा होगा उनकी जो सैलरी स्लिप आती है ना, उसमें से बोनस का पेमेंट अलग से दिया वाला रहता है। ग्रेचुटी का पेमेंट, ग्रेचुटी एकदम लास्ट में मिलता है, लेकिन बोनस का पेमेंट रहेगा, उसमें पीएफ रहेगा, ठीक है, ये चीजें रहती है। तो ये जो बोनस है, ये जो पीएफ है, वो क्या है? वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है, मतलब कानून ने बताया है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है सारे बिजनेसेस को कि अपने एम्प्लॉयज को बोनस का पेमेंट करो, अपने एम्प्लॉयज को पीएफ का पेमेंट तुम्हें करना चाहिए, पीएफ डिडक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेसेस ऐसी चीजें नहीं करता है, लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता है, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी। सेम पाया गया था एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री के केस में। अभी समझना, इसका नाम क्या है? वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। वर्कमैन मतलब एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज थे एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री के, उन्होंने केस फाइल किया। और एक चीज, जो केस फाइल करता है ना, उनका नाम पहला आता है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज थे, उन्होंने केस फाइल किया किसके ऊपर? खुद के कंपनी के ऊपर, दैट इज एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी कहानी समझना, क्यों किया रहेगा? बोनस नहीं मिल रहा है इसलिए। इसकी कहानी समझो, देखो, एक रहती है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, क्या रहती है? एक रहती है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, दिख रहा है क्या? एक रहती है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। अभी ना, इस कंपनी का दूसरी कंपनी में, एग्जांपल बी लिमिटेड, ठीक है, बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट रहता है शेयर्स का, कितना रहता है? देखो यहाँ पे दिया है 4,50,000 का, 4,50,000 का। सो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 4,50,000 का, 4,50,000 का, मतलब शेयर्स खरीदे, दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदे। देखो, जब भी तुम कोई दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना, वो कंपनी से तुमको क्या आता है? डिविडेंड आता है। क्या आता है? डिविडेंड इनकम आती है। तुमने पढ़ा रहेगा, ये एसपी में पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, डिविडेंड इंटरेस्ट पढ़ा रहेगा ना। शेयर्स में जब तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, तुमको डिविडेंड मिलता है, जब तुम डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हो, तुमको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो बेटा, यहाँ पे एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री ने क्या किया? दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 4,50,000 का, उनको क्या मिल रहा था? डिविडेंड मिल रहा था। क्या मिल रहा था? डिविडेंड मिल रहा था। अभी समझना, डिविडेंड क्या है? मैम, इनकम है। इनकम कहाँ पे जाता है? पी एंड एल में। मैम, इनकम ना पी एंड एल के क्रेडिट में जाता है, समझे क्या? देखो, यहाँ पे डिविडेंड इनकम ना क्रेडिट साइड में दिख रही थी। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर क्रेडिट साइड में इनकम बढ़ रही है, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इनका डिविडेंड बढ़ रहा था, तो यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा था। अभी आगे की कहानी समझना। अभी ना, ये वर्कमैन को, यहाँ के जो वर्कमैन थे, मतलब यहाँ के जो एम्प्लॉयज थे, उनको बोनस मिलता था, उनको बोनस का पेमेंट होता था। कैसे होता था? जितना नेट प्रॉफिट रहेगा उसका कुछ परसेंट, एग्जांपल 1 और 2% समझते, 1 और 2% का इनको बोनस का पेमेंट मिलता था। जितना नेट प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट के बेसिस पे बोनस का पेमेंट मिलता था। तो समझना, यहाँ पे इस डिविडेंड की इनकम यहाँ पे आ रही थी, तो नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, तो इनको बोनस का पेमेंट भी ज्यादा मिल रहा था। फिर यार, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री सोचती है कि यार, हमने 4,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब हमारा पैसा है, हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने दिमाग लगाया, तो हमने इन्वेस्टमेंट किया, और डिविडेंड का फायदा तो यहाँ पे वर्कमैन को हो रहा है, डिविडेंड का फायदा तो वर्कमैन को हो रहा है। तो यहाँ पे पता है कंपनी ने क्या चालाकी किया? कंपनी ने खुद की एक सब्सिडरी बना ली, एक न्यू कंपनी बना दिया, और जो इन्वेस्टमेंट था ना, वो वहां पे ट्रांसफर कर दिया। अगर शेयर्स वहां पे ट्रांसफर हो गए, तो डिविडेंड कहाँ पे जाएगा? वो वाली कंपनी में जाएगा ना। तो यहाँ से डिविडेंड हट गया,
यहाँ से डिविडेंड हट गया, अगर डिविडेंड यहाँ से हट गया मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे अभी जो प्रॉफिट था वो डिक्रीज हो गया, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। अगर नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो गया मतलब बोनस का पेमेंट भी कम होगा, क्योंकि बोनस किसके बेसिस पे पेमेंट होता था, नेट प्रॉफिट के बेसिस पे पेमेंट होता था। तो प्रॉफिट जो कम हो गया फिर बोनस भी पेमेंट कम हो गया। तो वर्कमैन सोचने लगा कि यार हमको इतना कम पेमेंट कैसे मिल रहा है बोनस का। जब उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा उनको समझ में आया कि यार यहाँ पे एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री ने चालाकी की, यहाँ से डिविडेंड हटा दिया, नेट प्रॉफिट कम हो गया और हमको बोनस का पेमेंट कम मिल रहा है। वो जाते कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, उन्होंने जज साहब को पूरी कहानी बताया। जज साहब ने बोला कि यहाँ पे इस केस में एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री ने जो सब्सिडरी बनाया था ना उस पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर दिया, मतलब उस पर्दे को उठाया और देखा कि वो नई कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री कर रही थी उनको कंट्रोल, ये कंपनी कर रही थी। तो कोर्ट ने बोला लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए, मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए तुमने एक न्यू कंपनी बना दिया और ऐसे चालाकी वाले ट्रांजेक्शन कर दिया। तो कोर्ट ने अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर दिया। इस केस में सारे वर्कमैन जीत जाते हैं और एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री हार जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसका मेन इंटेंशन बस यही था कि लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए, मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए तुम ऐसे सब्सिडरी बना के ऐसी हरकतें नहीं कर सकती, गलत है। फिर हम क्या कर देंगे, हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर देंगे, मतलब हम पर्दा उठा देंगे और देखेंगे पर्दे के पीछे कौन बैठा है, कौन कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, चलो एक बार यहाँ से रीड कर लेते हैं, फिर तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब यार इतना बड़ा तुमको रीड लर्न नहीं करना है, मैंने ना मेरे पीडीएफ में बहुत शॉर्ट वे में दिया है, वही से लर्न करना। ठीक है, यहाँ से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत लगेगा कितना लेंथी चैप्टर जा रहा है। चलो, The facts of the case are that A Limited, ठीक है, A Limited मतलब Associated Rubber Industry Limited, purchased shares of B Limited, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, कितने का, 4,50,000 का। The dividend in respect of these shares were shown in profit and loss account. Profit and loss account में पूरी इनकम जाती थी year after year. It was taken into account for the purpose of calculating the bonus. Profit के basis पे बोनस का पेमेंट होता था। Sometime in 1968, the company transferred the shares of B Limited to C Limited, a subsidiary. उन्होंने एक सब्सिडरी बना दिया और उसको क्या कर दिया, ये पूरा जो शेयर्स था वहां पे ट्रांसफर कर दिया। Thus the dividend income did not find place in the profit and loss account of A Limited. फिर डिविडेंड इनकम कहां पे चले गई, सब्सिडरी की बुक में चले गई। With the result that surplus available for the purpose of payment to the bonus to the workmen got reduced. surplus मतलब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था, वो कम हो गया। जैसे ही प्रॉफिट कम हो गया उनको बोनस का पेमेंट कम हो गया। फिर सारे वर्कमैन कोर्ट में जाते केस फाइल किए। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज टू एक्ट एज अ एजेंट। मतलब तुम अगर सब्सिडरीज बनाओगे अपना काम निकलवाने के लिए एज अ एजेंट का काम करवाने के लिए, उस केस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी। सेम पाया गया था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन 1982 में। कहां पे, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन 1982 में। इसकी स्टोरी समझना, इसकी कहानी समझना। देखो एक थी मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, एक थी मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, अभी देखो ये ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी। ये कंपनी कहाँ पे है, ये कंपनी है यूके में, इंग्लैंड में। ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी कंपनी थी। अभी उस टाइम पे ना यूके में एक रूल था कि यार तुमको अगर लाइसेंस चाहिए, अगर तुमको बिजनेस एक्सपांड करना है, अगर तुमको लाइसेंस चाहिए, तुमको जाना पड़ता था ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के पास। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन लाइसेंस को इशू करती थी। अभी ना मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का ना बहुत बड़ा बिजनेस था। ठीक है, फिर भी उनको बिजनेस को और एक्सपांड करना है और इंक्रीज करना है, लेकिन ये सोचती है कि यार अभी हम जा भी नहीं सकते बीटीसी के पास, क्योंकि उनके पास ना जितने मैक्सिमम लाइसेंस तुम होल्ड कर सकते हो, जितने मैक्सिमम लाइसेंस तुम्हारे पास रहने चाहिए, वो सारे लाइसेंस थे, उसके आगे उनको लाइसेंस नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इनको समझ में आ गया था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को कि हमारे पास तो मैक्सिमम लाइसेंस है, हमको तो अभी बीटीसी लाइसेंस नहीं देने वाली है। अभी क्या करना है यार, हमको तो और बिजनेस को एक्सपांड करना है, हमको तो और बढ़ाना है, अभी लाइसेंस कैसे लाया जाए। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई। देखो, उन्होंने एक सब्सिडरी बना दिया। तो यहाँ पे क्या वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज अ एजेंट। और इस सब्सिडरी से अपना काम निकलवाया, एक सब्सिडरी बना दिया और सब्सिडरी ने क्या किया, फिर अप्लाई किया लाइसेंस के लिए टू बीटीसी, दैट इज ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया।
बीटीसी जितने ये स्मार्ट है ना, बीटीसी ओवर स्मार्ट है। बीटीसी ने इनका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया, बीटीसी ने इनका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को बहुत गुस्सा आया कि यार अभी हम थोड़ी ना अप्लाई कर रहे, यहाँ पे तो सब्सिडरी अभी लाइसेंस को अप्लाई कर रही है, सब्सिडरी यहाँ पे लाइसेंस को अप्लाई कर रही है, हम थोड़ी ना कर रहे। फिर यहाँ पे बीटीसी ने उनके लाइसेंस को रिजेक्ट क्यों किया, क्या रीजन है? तो यहाँ पे जब ये केस कोर्ट में जाता है, जब ये केस कोर्ट में जाता है, तो यहाँ पे बीटीसी ने बोला कि जज साहब यहाँ पे मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने गलत किया, उनको पता है कि हम उनको लाइसेंस नहीं देने वाले हैं, तो उन्होंने एक सब्सिडरी बना दिया और सब्सिडरी के थ्रू वो हमारे पास आते हैं, ये गलत है। तो यस, जज ने क्या किया, जज ने यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर दिया। जज ने ये जो सब्सिडरी है ना उससे पर्दा उठाया, और पर्दा उठा के समझ में आया कि यार ये सब्सिडरी को तो कंट्रोल कौन कर रही है, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कर रही है। मतलब अगर तुमको पता है तुमको खुद को लाइसेंस नहीं मिलने वाला है, तुमने एक सब्सिडरी बना दी और उसके थ्रू अपना काम निकलवा रहे हो, ये तो गलत है, ये तो गलत है। सो यहाँ पे कोर्ट को समझ में आया कि ये जो एडजस्टमेंट थी ये बहुत ज्यादा गलत थी, यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो गई, और इस केस में मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड यहाँ पे हार गई, उसको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। सेम चीज यहाँ पे दिए देखो, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल बट कुड नॉट डू सो इफ अप्लाइड इन इट्स ओन नेम, क्योंकि उनके पास मैक्सिमम लाइसेंस हो चुके थे। It therefore formed a subsidiary company, subsidiary बना दी, and the application for license was made in the name of the subsidiary। फिर सब्सिडरी बना के एप्लीकेशन दे दिया लाइसेंस के लिए। द व्हीकल्स वेयर टू बी ट्रांसफर टू द सब्सिडरी कंपनी हेल्ड द पेरेंट एंड द सब्सिडरी वेयर वन कमर्शियल यूनिट, ये दोनों अलग अलग थे नहीं, एक ही यूनिट थे। एंड द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस वेयर रिजेक्टेड, जो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस था इट वाज रिजेक्टेड। ओके, बिकॉज कोर्ट को ये चीज पसंद नहीं है कि तुमको पता है तुमको लाइसेंस नहीं मिलने वाला है, फिर भी तुमने क्या किया, तुमने सब्सिडरी बना के उसके थ्रू लाइसेंस लेने जा रहे हो, ये चीज तो गलत है, ये एडजस्टमेंट क्या है, ये गलत है। तो उन्होंने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर दी। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम सब्सिडरी नहीं बना सकते अपना काम निकलवाने के लिए, एजेंट मतलब अपना काम निकलवाने के लिए तुम सब्सिडरी नहीं बना सकते। ओके, so people, the last case law is company formed for fraud or improper conduct or to defeat law। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिनशा मानिकजी पैंतीस, ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डिफरेंट केस लॉ का क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन जहां से बन सकता है दैट इज गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस मिस्टर हॉर्न, यहाँ से भी केस लॉ का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अपन ने क्वेश्चन देखा था दिनशा मानिकजी पैंतीस में, सेम क्वेश्चन देखो गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्न, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन बना है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बना है। जैसे अपन ने उसमें स्टोरी फॉर्मेट में देखा था, यहाँ पे भी स्टोरी फॉर्मेट में है। तो जो मैं तुमको अभी स्टोरी बताने वाली हूँ गिलफोर्ड मोटर्स की, सेम स्टोरी यहाँ पे दी है, बस नाम चेंज है। तो इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन पूछती है, जो केस लॉ की जो स्टोरी है उसी को क्वेश्चन बना के दे देंगे, नाम चेंज कर देंगे, थोड़ी बहुत अमाउंट वगैरह चेंज कर देंगे, और तुमको बोलेंगे हमको आंसर बताओ, तुमको ऐसे कोट करके आंसर बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नाम रहेगा गिलफोर्ड मोटर्स का, देखो गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस मिस्टर हॉर्न। ओके, I hope people this is very much clear to you. Now let us understand the story of this case. कंपनीज फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। अगर तुम कंपनी बनाते हो फ्रॉड करने के लिए, कुछ गलत हरकतें करने के लिए, इम्प्रॉपर कंडक्ट मतलब कुछ गलत हरकतें करना, अगर तुम कंपनी बनाते हो फ्रॉड करने के लिए, कुछ गलत हरकतें करने के लिए, या फिर कानून को या फिर लॉ को डिफीट करने के लिए, तो हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर देंगे। यहाँ पे तो अच्छे से स्टोरी भी नहीं बताया, बट मैं तुमको स्टोरी अच्छे से बताती हूँ। देखो, where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose, उस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएंगी। गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस मिस्टर हॉर्न, इस केस लॉ की स्टोरी क्या है, इस केस लॉ की स्टोरी क्या है समझना। देखो, एक रहती है गिलफोर्ड मोटर्स, एक गिलफोर्ड मोटर्स रहती है, एक कंपनी रहती है, ठीक है। वहां के एक एम्प्लॉय रहता है मिस्टर हॉर्न, वहां के एक एम्प्लॉय रहता है मिस्टर हॉर्न, ठीक है, वहां के एम्प्लॉय रहता है। अभी मिस्टर हॉर्न को कंपनी छोड़ना रहता, उनको कंपनी लीव करके जाना रहता। तो कंपनी उनको बोलती है कि ठीक है मिस्टर हॉर्न, तुम जा सकते हो, तुम कंपनी छोड़ के जा सकते हो, लेकिन जाने के पहले हमारे साथ एक अग्रीमेंट करो, हमारे साथ एक अग्रीमेंट करो कि तुम कंपनी से जाने के बाद हमारे जो भी कस्टमर्स है, हमारे जो भी क्लाइंट्स है, उनको सॉलिसिट नहीं करोगे। सॉलिसिट मतलब छीन लेना। जो भी हमारे कस्टमर्स है, जो भी हमारे क्लाइंट है, तुम उनको सॉलिसिट नहीं करोगे, हमारे साथ ये अग्रीमेंट बना के जाओ।
ऐसा क्यों करते? देखो क्या होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, अगर एम्प्लॉयज को बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है अगर कंपनी की, बिजनेस की, तो ऐसा हो सकता है यार, यहाँ से उसने पूरा नॉलेज ले लिया, कंपनी का पूरा नॉलेज ले लिया और जा रहा है छोड़ के, बाद में क्या कर सकता है, उसको सब पता है ना, कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है, काम कैसे होता है, हर चीज पता है, तो हो सकता है वो बाहर जाके खुद का पर्सनल बिजनेस स्टार्ट कर दे, और जो कंपनी थी, पुरानी कंपनी, उसके जो कस्टमर, उसके जो क्लाइंट्स, उसको छीनने की कोशिश करे, चुराने की कोशिश करे, ऐसा हो सकता है, पूरे बिजनेस प्लान को चुरा ले, ऐसा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे गिलफोर्ड मोटर्स ने इसके साथ एक अग्रीमेंट बना लिया कि आप हमारे कस्टमर को, हमारे क्लाइंट को हमसे छीनोगे नहीं, मतलब सॉलिसिट नहीं करोगे। समझ में आया? यहाँ पे मिस्टर हन बोलता है भाई मैं क्यों करूंगा, उसने सिग्नेचर कर दिया, अग्रीमेंट बना लिया, ठीक है। वो चले जाता है कंपनी छोड़ के। कुछ टाइम बाद उसने एक कंपनी बनाया, हॉर्न लिमिटेड, ठीक है। और क्या करता है, उस कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो भी गिलफोर्ड मोटर्स के जो भी कस्टमर्स थे, उनके जो भी क्लाइंट्स थे, उनको सॉलिसिट करना स्टार्ट कर दिया, छीनना स्टार्ट कर दिया। तो गिलफोर्ड मोटर्स ने ये सारी हरकतें देखा कि देखो यहाँ पे मिस्टर हॉर्न वही हरकतें कर रहा है, हमारे साथ अग्रीमेंट बनाने के बाद भी हमारे कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को सॉलिसिट कर रहा है, छीन रहा है हमसे। तो गिलफोर्ड मोटर्स जाती है कोर्ट में, केस फाइल करती है। जब ये केस कोर्ट में जाता है तो जज साहब ने क्या बोला, कि जज साहब ने बोला कि मिस्टर हॉर्न तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है, अग्रीमेंट बनाने के बाद भी तुम उनके कस्टमर को कैसे छीन रहे हो। तो मिस्टर हॉर्न ने बोला कि जज साहब, सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से मैं अलग हूं और कंपनी अलग है ना। अगर हम दोनों अलग अलग है, मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, ये कंपनी सब कुछ कर रही है, कंपनी इनके कस्टमर को सॉलिसिट कर रही है, इनके क्लाइंट को सॉलिसिट कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। आप कंपनी को बोलो, आपने खुद रूल बनाया है कि कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सब कंपनी कर रही है, कंपनी चुरा रही है इनके क्लाइंट को, मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसा यहाँ पे मिस्टर हॉर्न ने बोला। तो कोर्ट ने बोला रुक जाओ, हम करेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। मतलब उन्होंने क्या किया, इस कंपनी से पर्दा उठाया, और पर्दा उठाने के बाद उनको समझ में आया कि यार ये हॉर्न लिमिटेड को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो उनको समझ में आया कि मिस्टर हॉर्न कंट्रोल कर रहे थे, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो गई और मिस्टर हॉर्न पकड़े गए कि यार अग्रीमेंट बनाने के बाद भी तुम उनके कस्टमर को सॉलिसिट कर रहे हो, ये बहुत गलत चीज है। तो इस केस में गिलफोर्ड मोटर्स जीत गया और मिस्टर हॉर्न हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अग्रीमेंट बनाया था। तो देखो, अगर तुम ऐसे चालाकी करोगे, फ्रॉड करोगे, इम्प्रॉपर कंडक्ट मतलब गलत हरकतें करोगे, यहाँ पे तुमने क्या किया, कंपनी बना के सेम चीज किया, उनके कस्टमर को सॉलिसिट किया, ये तो फ्रॉड हो गया, ये तो गलत हरकतें हो गई। तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसे केसेस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर देगा। सेम चीज यहाँ पे दी है, वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस। अगर गलत चीज करने के लिए, इलीगल चीज करने के लिए अगर तुम क्या करते हो, कॉर्पोरेट विल का फायदा उठाते हो, तो हम उठाने नहीं देंगे और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। देखो, अपने सारे केसेस हो चुके हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के, एंड आई होप आपको कहानी समझ में आई। अपन ने क्या क्या पढ़ा? पहला अपन ने पढ़ा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कोर्ट कर सकती है जानने के लिए कि पर्टिकुलर कंपनी हमारी दुश्मन है कि हमारी दोस्त है। दूसरा केस गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचाने के लिए, गवर्नमेंट का टैक्स बचाने के लिए। तीसरा केस है टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन मतलब लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं निभाता है, उस वजह से अगर कुछ गलत हरकतें करता है, जैसे बोनस वाला केस हुआ था, उस केस में हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर देंगे। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज टू एक्ट एज एजेंट, अगर कोई सब्सिडीज बनाता है अपना काम निकलवाने के लिए, यहाँ पे लाइसेंस पाने के लिए उन्होंने क्या किया, सब्सिडी को बना दिया, ये भी गलत है। उसके बाद लास्ट वन इज, अगर तुम फ्रॉड करने के लिए अगर क्या करते हो, सब्सिडरी बनाते हो, ये भी गलत हरकतें हैं। ठीक है, एक बार देखो, मैं तुमको ये बताती हूँ, शॉर्ट में एक क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद अपन इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मैं सेकंड पार्ट इसके आगे का अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अपना कंपनी सेट जाएगा तीन पार्ट्स में अपन पढ़ने वाले हैं। मैं आज एक पार्ट अपलोड कर रही हूँ, कल दोनों पार्ट अपलोड कर दूंगी, कल मॉर्निंग में करूंगी, इवनिंग में कर दूंगी, मतलब कल तक तुम्हारे दोनों पार्ट्स भी आ जाएंगे। कंपनीज एक्ट को मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं बोल रही हूँ एकदम डिटेल में चल रहा है सब कुछ भी ऊपर ऊपर से नहीं चल रहा है, हर एक वर्ड को समझा रही हूँ। इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद ना तुमको 100% क्लैरिटी हो जाएगी। और बेटा, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, हो गया, फिर तुम्हारा लॉ बहुत अच्छे से होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सो पीपल, एक बार ये क्वेश्चन को पढ़ते देखो। एन एम्प्लॉय, ठीक है, मिस्टर करण, ओके, साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिज एम्प्लॉयर, देखो अग्रीमेंट साइन किया,
कंपनी एबीसी लिमिटेड के साथ दैट ही विल नॉट सॉलिसिट द कस्टमर, वो कस्टमर को छीनेगा नहीं आफ्टर लिविंग द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंपनी। तो देखो क्या करती है इंस्टीट्यूट ना, जब मैंने केस लॉ पढ़ा उसी को एक क्वेश्चन बना के दे देती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। But after Mr. Karan left ABC Limited, he started in his own company PQR Limited and he started soliciting the customer. Customer को छीनना स्टार्ट कर दिया। फिर ABC Limited filed a case against Mr. Karan for breach of employment contract and for soliciting their customer. कस्टमर चुराने के लिए वहां पे कंपनी ने क्या किया, मिस्टर करण पे केस फाइल कर दिया। मिस्टर करण कंटेंडेड दैट देयर इज अ कॉर्पोरेट विल बिटवीन हिम। मिस्टर करण क्या बोल रहा है, मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है, तुम्हारे जो कस्टमर है उसको कंपनी चुरा रही है, मैं नहीं चुरा रहा। जैसे यहाँ पे मिस्टर हॉर्न ने बोला था, सेम चीज है in his company and he should not be personally held liable for this. In this context, the company ABC Limited seek your advice as to the meaning of corporate will and when the will can be lifted to make the owners liable for the act done by the company. तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ यार इसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएंगी। अब इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या लिखना है, अपन आगे समझेंगे, लेकिन तुमको क्वेश्चन देख के बेसिक क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि यार जो क्वेश्चन है किस कंसेप्ट से पूछा जा रहा है। अगर अभी ये स्टेज पे तुमको ये भी समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे और ये भी समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट से है, फिर वो तुम्हारी बहुत अच्छी लेवल पे प्रिपरेशन चल रही है। डू नॉट वरी, एक बार कंसेप्ट को समझो, अपन मार्च और अप्रैल में पूरी राइटिंग प्रैक्टिस करके निकालेंगे। डू नॉट वरी अबाउट इट, मैं तुम्हारी पूरी राइटिंग प्रैक्टिस करवा के लूंगी। अपन बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करके निकालने वाले हैं। अपने को क्या करना है, फेब्रुवरी मंथ पे फोकस करना है कंसेप्ट क्लैरिटी पे। जैसे अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, मार्च अप्रैल अपन बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। आई होप पीपल दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू, तुमको बहुत अच्छे सब कुछ समझ में आया। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, जहां पे अपन क्या करने वाले हैं, आगे से क्लासेस ऑफ द कंपनी से स्टार्ट करने वाले। ओके, सो पीपल हैव अ गुड डे, अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे।